ओके दोस्तों, स्वागत है आप सबका डीटी के फर्स्ट क्लास में। मेरा नाम है सीए मयंक द्विवेदी। मैं कौन हूं? मैं हूं आपका टैक्सेशन का फैकल्टी, जिसमें मैं डीटी और आईडीटी पढ़ाता हूं। आईडीटी के लिए हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन कर चुका है। अब हम आ चुके हैं डीटी की तरफ। तो चलो कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज वैसे अपने करने वाले हैं कैपिटल गेन, तो इंपॉर्टेंट है, सबको ही बने रहना साथ में। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम करने क्या है यहाँ पे। हम पढ़ना है डीटी। डीटी मतलब डायरेक्ट टैक्स। ये जो अपने कोर्स कर रहे हैं ये इक्वली रेलिवेंट है फॉर सीए फाइनल एंड सीएमए फाइनल। सीए फाइनल के लिए हो गया ग्रुप 2 में पेपर नंबर 4, और सीएमए फाइनल के लिए हो गया ग्रुप 3 में पेपर नंबर 15। ये तो गया एक बेसिक बात। सिलेबस भी एक बार देख लेते हैं। तो सीए फाइनल का जो सिलेबस है वो है दो पार्ट में डिवाइडेड। एक है एडवांस डीटी, जिसमें अपने जो एडवांस लेवल का डायरेक्ट टैक्स है वो देखेंगे, और इंटरनेशनल टैक्सेशन। पहले क्या होता था? पहले बाइफर्केशन होता था कि इतने मार्क्स का डीटी आएगा, इतने मार्क्स का इंटरनेशनल टैक्सेशन आएगा। बट अब ऐसा कुछ नहीं होता है। अब क्या हो रहा है? दोनों 100 मार्क्स के लिए आएंगे, ठीक है। मतलब कोई बाइफर्केशन नहीं है, कितने मार्क्स का भी इंटरनेशनल आ सकता है, कितने मार्क्स का भी डीटी आ सकता है। ऐसा कोई भी अब बाइफर्केशन एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो सिलेबस का ओवरव्यू हमने क्या देखा कि एडवांस डीटी और इंटरनेशनल टैक्सेशन, ये दोनों मिला के 100 मार्क्स का अपना पेपर आएगा। फिर बात करते हैं सीएमए फाइनल के लिए। तो सीएमए फाइनल के लिए भी ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ पे अभी भी बाइफर्केशन एग्जिस्टेंस में है। आपका एडवांस डीटी 50 मार्क्स का है, इंटरनेशनल टैक्सेशन 30 मार्क्स का है, एंड केस स्टडी जो है वो आपकी 20 मार्क्स की है। बट इसको देख के घबराना मत, ये ऑलमोस्ट वही सेम सिलेबस है जो एडवांस डीटी में होगा। तो इन शॉर्ट आपको भी वही जो अपने पढ़ने वाले यही पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ भी अलग नहीं पढ़ना है। पूरा सिलेबस दोनों जगह एकदम डिट्टो सेम है। अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल की। तो आपको एक कॉन्सेप्ट बुक मिलेगा, एक कंपाइलर मिलेगा। कॉन्सेप्ट बुक प्रिंट में चला गया है, तो वो प्रिंट होकर तुरंत आप लोग को डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी, डिस्पैच स्टार्ट हो जाएगा। कंपाइलर भी 1-2 दिन में प्रिंट में चला जाएगा, तो उसकी भी डिस्पैच स्टार्ट हो जाएगी अकॉर्डिंगली। जो हमारा कॉन्सेप्ट बुक है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सर 4 पार्ट मतलब क्या हो गया सर? एबीसी एनालिसिस वाला क्या ना? वो हम लोग यहाँ नहीं करते। एबीसी एनालिसिस नहीं है। 4 पार्ट मतलब हो गया जो एक सिमिलर कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारे एक पार्ट में, फिर जो दूसरे सिमिलर कॉन्सेप्ट है वो बी पार्ट में, फिर जो अलग है वो सी है, एंड अकॉर्डिंगली डी पार्ट में। जैसे कि अगर आप देखोगे टीडीएस, चैरिटेबल ट्रस्ट, पीजीबीपी और उसके सारे बच्चे यहाँ पे। अब आप बोलोगे सर क्या इसमें इंटरनेशनल टैक्सेशन भी है, वो अलग से दिया गया है क्या? नहीं, हमने मर्ज कर दिया इंटरनेशनल टैक्सेशन। जहां पे जो चैप्टर रेलिवेंट है उसको उसकी जगह पे हमने बैठा दिया। यानी हम लोग सब मिला के पढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि इंटरनेशनल अलग पढ़ेंगे फिर डीटी पढ़ेंगे, नहीं। अकॉर्डिंगली हम लोग दोनों सिलेबस को एक साथ कवर करेंगे। फिर पार्ट बी में देखो कैपिटल गेन और उसके सारे बच्चे, ये सारे बच्चे कैपिटल गेन के, तो वो अपने कंप्लीट करेंगे। आज अपने कैपिटल गेन से स्टार्ट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली पूरा पार्ट बी कंप्लीट करके फिर पार्ट ए की तरफ मूव करेंगे। पार्ट सी में तुम्हारा ट्रांसफर प्राइसिंग है, नॉन रेसिडेंट है और असेसमेंट प्रोसीजर है। एंड उसके बाद जो अदर रिमेनिंग चैप्टर्स है वो सारे यहाँ पे कवर किए गए। क्या सर पूरा सिलेबस कवर करेंगे क्या? हाँ, 100% सिलेबस कवर करेंगे। जो एडिशनल चैप्टर एड ऑन हुए हैं जैसे ब्लैक मनी एक्ट वगैरह, वो सब कुछ अपने कवर करने वाले हैं यहाँ पे। कंपाइलर मिलेगा, कंपाइलर में सारे मेजर क्वेश्चन है जो कि रेलिवेंट हो गए आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद बात करते हैं जो स्टडी मटेरियल है वो मोर देन सफिशिएंट है फॉर स्कोरिंग एग्जामिनेशन, प्रोवाइडेड आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस करो। अगर आप स्टडी मैट जब आपको मिलेगा, अभी तो आपको मिला नहीं है, जब आपको मिलेगा तो आप उसमें देखोगे वो बहुत ज्यादा स्पेशियस है। उसको स्पेशियस बनाने का रीजन ये है कि जो भी नोट्स वगैरह आप वहीं पे नोट डाउन कर लो, ताकि आपको एडिशनली कोई नोट्स ना करना पड़े। दूसरी चीज, 1.5 डेज के लिए सबसे बेस्ट बुक है। रीजन बिंग ओनली 270 पेजेस, और वो भी ठीक से अगर पढ़ोगे तो 250 पेजेस। 250 पेजेस में पूरा का पूरा डीटी है, ए टू जेड हर एक चीज कवर्ड है यहाँ पे। कंपाइलर में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लोग क्लास में भी करेंगे, होमवर्क और क्लास वर्क के प्रेजेंटेशन के फॉर्म में भी करेंगे। इनफैक्ट आईडीटी में तो अपने करते भी हैं, अभी 1-2 दिन से अपने कर भी रहे। एमसीक्यू वगैरह भी अपने कवर कर लेंगे इसी क्लास में। जो फर्स्ट टाइम डीटी कर रहे हैं वो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल वो कर सकते हैं, उनको अच्छे से पूरा डीटी समझ में आएगा। आज की क्लास अटेंड करो, आज की क्लास पूरी अटेंड करोगे तो तुमको ऑटोमेटिक एक आइडिया लग जाएगा कि क्या होगा। सारे अमेंडमेंट्स कवर है। इसके अलावा कोई भी अमेंडमेंट होगा 5% या 2% होगा तो उसको अपने यूट्यूब पे डाल देंगे, तो वहां से अपने उसको कवर कर लेंगे। क्लास का एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, उसको डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना, बिकॉज ये सारे एलएमएस वहीं पे शेयर होंगे, सारे कम्युनिकेशन अपने वहीं से करेंगे। सर लिंक कहां से मिलेगी? इनरोल करोगे तो मेल आएगा, मेल में लिंक होगी, वहां से लिंक मिल जाएगी। इस क्लास की जो रिकॉर्डिंग है मैं कोशिश करूंगा कि तुम लोग को जल्दी दे सकूं, फिर भी 24 आवर्स लगता है, बट मैं ट्राई करूंगा कि दोपहर तक आप लोगों को दे दूं, नेक्स्ट डे के दोपहर तक आप लोग को प्रोवाइड करवा दूं। कहां मिलेगा? हमारे जो ओन ऐप है सीए मयंक द्विवेदी क्लासेस, उसमें आपको मिल जाएगा।
अपने क्लास करेंगे, क्लास के बाद अपने रिवीजन कर, क्लास के साथ साथ रिवीजन करेंगे, फिर क्लास के बाद रिवीजन करेंगे यूट्यूब पे, और टर्बो मैराथन तो है ही अपना, जिसमें अपने 6 से 7 घंटे में पूरी डीटी को रिवाइज कर लेंगे। अब बात करते हैं कुछ पिलर्स की। टोटल 4 पिलर है अपने प्रिपरेशन के, एक है कॉन्सेप्ट बुक, एक है कंपाइलर, ये तो हमने आपको बता दिया। अब आपको 2 नोटबुक मेंटेन करनी है। एक नोटबुक में आप चार्ट और समरी वगैरह बनाओगे, जो इस एलएमएस, इसको बोलते हैं एलएमएस, इस एलएमएस को मैं शेयर करूंगा, पढ़ाऊंगा, आपको कुछ नोट डाउन करना है, वो आप नोट डाउन करोगे, चार्ट्स बनाओगे, समरी बनाओगे, उसके लिए एक सेपरेट नोटबुक होगा। एक सेपरेट नोटबुक होगा क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। मैं नहीं चाहता चार्ट और क्वेश्चन सॉल्विंग आप एक नोटबुक में करो, आप दोनों के लिए एक अलग अलग नोटबुक बनाओ, ताकि जब आप रिवीजन करो तो सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करो तो सिर्फ क्वेश्चन वाला बुक उठाना, और कॉन्सेप्ट पे फोकस करो तो सिर्फ कॉन्सेप्ट वाला बुक उठाना, दोनों को मर्ज मत करना। ये बात होगी। दूसरे जो सबसे इंपॉर्टेंट और गोल्डन पिलर है अपने लिए, वो है एम्प्टी एग्जांपल्स। एम्प्टी एग्जांपल्स क्या होता है, आईडीटी वाले लोगों को पता है, डीटी वाले लोगों को बता देता हूं। कुछ एग्जांपल्स है जिसको मैं ड्राफ्ट करता हूं, जो बहुत ज्यादा ट्रिकी और सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन को कवर अप करते हैं, तो वो एग्जांपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम उसको जब भी अपने नोटबुक में लिखोगे तो क्रॉस रेफरेंस कॉन्सेप्ट बुक में देना भूलना नहीं। रेफरेंस बुक, अपना जो कॉन्सेप्ट बुक है उसमें क्रॉस रेफरेंस जरूर दे देना, ताकि रिवीजन के टाइम में हेल्प मिले तुमको। अब ये तो मेरी बातें होगी, तुम्हारी बातें भी कर लेते हैं। कुछ कुछ परक्विजिट्स है। क्या परक्विजिट है? इंटरैक्शन करना पड़ेगा। अगर इंटरैक्शन नहीं करोगे तो फिर सिर्फ क्लास में बैठने मत आओ, इंटरैक्ट करोगे, लिखोगे, आंसर करोगे, खुद से बोलोगे, मेरे साथ बोलोगे, जरूरी नहीं है टाइप करो, तुम मन में खुद से भी बोलो, मोर देन सफिशिएंट है। जो रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं उनके लिए भी बोल रहा हूं, अगर आप इंटरैक्ट नहीं करोगे क्लास में तो क्लास उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा आपके लिए। एंड इंपॉर्टेंटली कैमरा ऑन करना पड़ेगा। कैमरा ऑन करोगे तभी फोकस्ड में रहोगे, अदरवाइज तुम फोकस में नहीं रहोगे, और मेरा ध्यान तुम्हारे ऊपर रहेगा कि तुमको समझ आ रहा है कि नहीं, कि तुम मार्स में चले गए हो। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं तुमको वापस लेके आऊंगा। तो कैमरा ऑन करो, चलो 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 चलो, करो 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 करो, सब कैमरा ऑन करो, जितने लोग कर सकते हो उतने तो करो। दूसरा, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी तो देखो करना पड़ेगा। तुम श्री कृष्ण से जाके भी पढ़ लोगे तो भी एग्जाम नहीं निकलेगा अगर तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। तो ऐसा मत सोचना क्लास ले लिया तो पास कंफर्म है। सेल्फ स्टडी कर लिया क्लास के साथ साथ, पास कंफर्म है। तो सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी मतलब जो क्लास वर्क करवा रहा हूं वो क्लास वर्क करो, और जो होमवर्क दे रहा हूं उसको जरूर से करो। कंसिस्टेंसी तो तुमको रखनी पड़ेगी। अब फाइनल लेवल पे मेरे को नहीं लगता इसके बारे में मेरे को कुछ बोलना चाहिए। तुम लोग को कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना ही पड़ेगा, तभी क्रैक कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और अभी तो पेपर काफी टफ भी आ रहे हैं, तो उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन भी रहेगा, तो उस हिसाब से तुमको रिविजन भी करना पड़ेगा। जितना अच्छा रिविजन करोगे उतने अच्छे से चीजों को समझ पाओगे। तो ये रही प्री क्विज। अब चलते हैं, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। ये सारी चीजें आईडीटी में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, इसलिए डीटी में थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। सबको लगता है जो डीटी है वो एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह, सेक्शन नंबर 1 पढ़ा, सेक्शन नंबर 2 पढ़ा, सेक्शन नंबर 3 पढ़ा, किसी का कोई एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं है। तो ये बहुत 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 गलत सोच है। डीटी इज प्रॉपर स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन, देखो, डीटी में हर एक कॉन्सेप्ट एक दूसरे से लिंक्ड होता है। अगर तुम सोचोगे तुम एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ लिया, उस चैप्टर को तुम बंद कर दोगे, ऐसा नहीं होने वाला है। वो चैप्टर कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर के साथ तुम्हारे सामने आ ही जाएगा। तो अपने क्या करेंगे, अपने हर एक चीज को लिंक करके चलेंगे। सर हमने क्या करना, हमें बस इतना बता दीजिए। तुम्हें बस क्लास में जो पढ़ा उसमें कॉन्सेंट्रेट होकर उसको सुनना है, घर जाके होमवर्क करना और क्लास वर्क करना है, बस इसके अलावा और तुमको कुछ नहीं करना। इतना कर लोगे अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। सो दैट्स इट। स्टार्ट करते हैं फिर। सब बोलो जय श्री राम, और शुरू करते हैं हम कैपिटल गेन के साथ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। बोलो जल्दी बोलो जय श्री राम। वेरी गुड। चलो, अभी भी कैमरे बंद है सबके, कैमरे मेरे को दिख नहीं रहा है कोई। सर हम लोग नहीं दिखना चाहते, हम लोग मिस्टर इंडिया है, दिख जाओ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलो शुरू करते हैं कैपिटल गेन के साथ। 5 से 6 क्लास के करीब होगा अपना कैपिटल गेन, और अगर आपने ये 5 से 6 क्लास कर लिया तो पक्का आप लिख के ले लो, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा पूरे कैपिटल गेन चैप्टर में जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। आपका कैपिटल गेन पूरे की पूरी तरह आपके रगों में चला जाएगा, प्रोवाइडेड आप घर में रिवीजन करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के साथ शुभारंभ करते हैं अपने डीटी का। बोलो जय श्री राम। लेट्स स्टार्ट। कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं।
फाइनेंस एक्ट कौन सा एप्लीकेबल है अपने ऊपर? तो फाइनेंस एक्ट अपने लिए एप्लीकेबल है 2023 वाला, जिसमें अपने लिए फाइनेंशियल ईयर क्या है 2023 से 2024, यानी कि 1/4/2023 टू 31/3/2024। अब ये है अपने लिए साल, अपना साल। कभी भी तुम कोई भी क्वेश्चन पढ़ोगे या कुछ भी प्रोविजन पढ़ोगे तो तुम कहां स्टैंड कर रहे होगे? तुम स्टैंड कर रहे होगे इस डेट के बीच में, ठीक है। अगर इस डेट के बाद चले जाओगे तो हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, इस डेट के पीछे चले जाओगे तो वो हो जाएगा पिछला वाला साल, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर को और एक चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। फाइनेंशियल ईयर को और क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब डीटी में ऐसा नहीं होता कि पीछे वाला साल, वो पीछे वाले साल की बात नहीं कर रहा है। हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, जो एग्जाम के लिए है अपना 1/4/2023 से लेके 31/3/2024, ये अपना एग्जाम के लिए अपना फाइनेंशियल ईयर है, अपना साल है। इस साल को बोलते हैं प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर। अब यही जो फाइनेंशियल ईयर होता है, ये हम क्या करते हैं? हम पूरे साल इनकम अर्न करते हैं, पूरे साल जितनी भी इनकम होती है वो हम अर्न करते हैं। तो अपने लिए साल कौन सा चल रहा है? अपने लिए साल चलेगा 2023 से लेके 2024। इस फाइनेंशियल ईयर में हम इनकम को अर्न करेंगे। हम इसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर दैट इज 24-25 में पे करेंगे, इसका टैक्स का पेमेंट करेंगे। अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं, इन डेप्थ में अपने नहीं जा रहे। तो 24-25 में हम इसका पेमेंट करेंगे। अब जिस साल हम पेमेंट करते हैं ना, उस साल को बोलते हैं असेसमेंट ईयर, उस साल को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो क्या हो गया? फाइनेंशियल ईयर मतलब जिस साल हम इनकम को अर्न करते हैं, असेसमेंट ईयर मतलब उस साल इनकम पे टैक्स लगेगा और इनकम को असेस किया जाता है, यानी अपने इनकम पे टैक्स का पेमेंट करें। अभी सिंपल लैंग्वेज में इतना समझते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर को ही प्रीवियस ईयर बोलते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। प्रीवियस ईयर मतलब गलती से भी पीछे वाला साल को मत समझ लेना। समझ गए सर? इजी है। अब ये हमने पढ़ा था आईडीटी में, अगर आपको याद होगा तो दो प्रकार के लॉ होते हैं, एक होता है सेंटर लॉ, एक होता है स्टेट लॉ। सेंटर लॉ पार्लियामेंट बनाता है, वो आता है लिस्ट 1 के अंदर। स्टेट लॉ स्टेट असेंबली बनाता है, वो आता है लिस्ट 2 के अंदर। और लिस्ट 3 के अंदर वो लॉ आता है जो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली मिलके बनाते। बट यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पे जो प्रिवेल करता है वो कौन प्रिवेल करता है? सेंट्रल प्रिवेल करता है। कोई भी लॉ बनता है तो उसका एक सब्जेक्ट मैटर होता है, वो सब्जेक्ट मैटर आर्टिकल 246 के तहत होता है, ठीक है। ये अब एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, मेरे को सब आंसर करना। तुम्हारे हिसाब से इनकम टैक्स कलेक्ट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिलके? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर कोई लॉस, अगर कोई टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रहा है तो उस पर स्टेट का कोई मतलब बुद्धि लगाने की चीज है क्या? उसको कोई लॉ वगैरह बनाने की चीज है क्या? नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, लॉजिकली नहीं है। तो उसके लिए लॉ कौन बनाएगा? सेंटर बनाएगा। सेंटर जो लॉ बनाता है वो पार्लियामेंट के थ्रू बनाता है। पार्लियामेंट में और सेंटर में जो लॉ बनेगा वो कौन सी लिस्ट में आता है? लिस्ट 1 में। तो कैपिटल सॉरी, तो इनकम टैक्स कौन सी लिस्ट में आता है? लिस्ट 1 में आता है। कौन सी लिस्ट में आता है? लिस्ट 1 में आता है। क्यों आता है, समझ में आया? हाँ सर समझ में आया, बिकॉज पार्लियामेंट और सेंटर लॉ की वजह से ये लिस्ट 1 में आता है। एंट्री नंबर है इसका 82, एंट्री नंबर है 82। इनकम टैक्स लिस्ट 1 में आता है, एंट्री नंबर इज 82। ये बेसिक है, एकदम एकदम बेसिक पॉइंट है, ये अपने को पता होना चाहिए। अब इनकम टैक्स मतलब क्या? सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट हो गया क्या? नहीं, इनकम टैक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, इनकम टैक्स रूल 1962 है, फाइनेंस एक्ट है, और सर्कुलर नोटिफिकेशन एंड जजमेंट है। ये सारी चीजें मिलके अपना पूरा डीटी का पोर्शन कवर अप करती है, प्रैक्टिकल लाइफ में पूरा इनकम टैक्स को ये पूरी चीजें कवर करती है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल 1962, फाइनेंस एक्ट, सर्कुलर नोटिफिकेशन एंड जजमेंट। अब ये एकदम बेसिक बातें थी, ठीक है। अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि ये बेसिक बातें आपको थोड़ी नहीं समझ में आई तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे जैसे अपने आगे प्रोसीड करेंगे ना, तुमको ये हर एक पॉइंट धीरे धीरे प्रैक्टिकली समझ में आने लगेगा। अभी से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो तुमको ध्यान रखनी है वो बस यही रखनी है कि अपने लिए जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 23-24, यानी 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024। अपने लिए बस अभी यही चीज रेलिवेंट है, इसी पे ध्यान रखना है, ठीक है। अभी अपना फाइनेंशियल ईयर यही है। अब बढ़ते हैं कैपिटल गेन की तरफ।
आ जाओ एवरीबॉडी, टर्न ऑन दी कैमरा, दिखाओ 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 दिखाओ, फेस दिखाओ, हो कि नहीं हो, कि सो गए हो सबके सब। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो कैमरा ऑन करो, चलो 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 चलो, रेडी। अब आते हैं हम कैपिटल की तरफ। इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा इसमें, ठीक है। एवरीबॉडी जस्ट फोकस। हिमांशु का अलग ही प्रॉब्लम चल रहा है। चलो, मिस्टर ए ने एक बिल्डिंग जिसकी कॉस्ट थी 15 लाख, वो सेल कर दी मिस्टर बी को 20 लाख रुपए में। मिस्टर ए ने एक बिल्डिंग सेल की मिस्टर बी को 20 लाख रुपए में। कुछ दिमाग नहीं लगाना, एकदम अकाउंट्स के परस्पेक्टिव से पढ़ेंगे। क्या हुआ है, मिस्टर ए के पास 20 लाख रुपए आए, करेक्ट। सेलिंग प्राइस इज 20 लाख रुपीज। बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी थी, 15 लाख रुपीज। डिफरेंशियल क्या हुआ, डिफरेंशियल हुआ 5 लाख रुपीज का। क्या ये प्रॉफिट है, क्या अकाउंट्स में ऐसे ही करते थे, क्या ऐसे ही प्रॉफिट निकालते थे ना, सिंपल है। ओके सर, नोट डाउन करना है क्या, अभी नोट डाउन मत करो, एलएमएस शेयर कर दूंगा क्लास ग्रुप में, तो वहां से डायरेक्टली कॉपी कर लेना। अभी मेन कॉन्सेप्ट समझने पे फोकस करते हैं, लिखने पे कम फोकस करते हैं, कॉन्सेप्ट समझने पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। मिस्टर ए ने एक बिल्डिंग सेल की 20 लाख रुपए में, बिल्डिंग की कॉस्ट थी 15 लाख रुपए, तो 20 लाख माइनस 15 लाख, 5 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ। यही है, सिंपल अकाउंट्स में यही करते हैं दोस्तों, यही है कैपिटल गेन। है सर, खत्म हो गया क्या चैप्टर, ये बेसिक है। ये है कैपिटल गेन, जो 5 लाख रुपए आया है ना भैया, यही है कैपिटल गेन। यही अपने को पढ़ना है कि ये 5 लाख रुपए निकालने कैसे है। सर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, अब एक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसमें आपका पूरा कैपिटल गेन कवर होता है, पूरा नहीं मतलब बेसिक वाला पोर्शन। अब एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले, जैसे बिल्डिंग एक एसेट होती है, उसी तरह आपके पास एक कैपिटल एसेट होना चाहिए। एसेट नहीं होना चाहिए, कैपिटल एसेट होना चाहिए, ठीक है। उस कैपिटल एसेट को आप ट्रांसफर करोगे। अब सर ट्रांसफर मतलब क्या होता है, तो ट्रांसफर मतलब ये बहुत सारी चीजें होती हैं, अभी अपने को फोकस नहीं करना है। अभी अपने लिए एज पर सेक्शन नंबर 247, ट्रांसफर मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ सेल। आप क्या बोलोगे, सेल। अभी अपने लिए सिर्फ और सिर्फ सेल को ही ट्रांसफर बोलेंगे अपने। यानी अगर अपने कोई भी कैपिटल एसेट का सेल करते हैं और उस सेल पे क्या आता है, गेन आता है, ठीक है, लॉस नहीं, गेन आता है, और वो गेन एग्जेम्प्ट नहीं है, तो अपने पे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। किस साल लगेगा, जिस साल हमने ट्रांसफर किया, यानी जिस साल हमने सेल की है उसी साल अपने को उस पर कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, सिंपल सी बात बोली। अपने पास एक एसेट होना चाहिए, कैपिटल एसेट होना चाहिए, अपने पास एक कैपिटल एसेट होना चाहिए। अपने उस एसेट को ट्रांसफर यानी सेल कर रहे हैं, सेल पे अपने को गेन हो रहा है, वो गेन एग्जेम्प्ट नहीं है, तो अपने को कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन है सबसे पहले कैपिटल एसेट, अगर यही नहीं है तो कंडीशन ब्रीच, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। दूसरा ट्रांसफर होना चाहिए। तीसरा गेन होना चाहिए, ऑब्वियसली गेन पे टैक्स लगेगा, लॉस पे टैक्स नहीं लगता है। फोर्थ, वो कहीं पे एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। अब एग्जेम्प्ट आपको पता है दो सेक्शन में होता है, एक होता है 54, एक होता है सेक्शन नंबर 10 में पढ़ेंगे। वो एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। तो जो अपने को गेन हुआ है उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। किस साल लगेगा, ईयर ऑफ ट्रांसफर, यानी जिस साल हमने सेल किया है उस साल अपने को कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा। अब बात करें कैपिटल एसेट क्या होता है। ऑल एसेट्स आर नॉट कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन एकदम साफ साफ अपने को दी गई है। कैपिटल एसेट मतलब होता है कोई भी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी, मूवेबल इमूवेबल चलेगा, टेंजेबल इंटेंजेबल चलेगा, वेदर और नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस चलेगा, कोई सी भी प्रॉपर्टी यानी पर्सनल प्रॉपर्टी भी चलेगी। किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी है दैट विल बी कॉल्ड कैपिटल एसेट। सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं। उसके बाद ज्वेलरी, आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्टिस्टिक वर्क, ये सारी जो चीजें होती हैं, ये सारी चीजें कैपिटल एसेट होती हैं। यानी मजनू भाई की पेंटिंग कैपिटल एसेट है, ठीक है। कोई भी ज्वेलरी हो गया, आर्ट हो गया,
ड्राइंग हो गई, पेंटिंग हो गई, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन हो गया, स्कल्पचर हो गया, ये सारी चीजें कैपिटल एसेट होती हैं। यानी अगर इनको बेचेंगे और गेन हुआ तो अपने को कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। सिमिलरली गोल्ड यूटेंसिल और सिल्वर कॉइन, गोल्ड यूटेंसिल और सिल्वर कॉइन जो होते हैं वो भी कैपिटल एसेट होते हैं। सर सिल्वर यूटेंसिल का क्या? तो सिल्वर यूटेंसिल जो होता है वो कैपिटल एसेट नहीं होता है। सिल्वर यूटेंसिल जो होता है वो कैपिटल एसेट नहीं होता है, गोल्ड वाला होता है, सिल्वर वाला नहीं होता है। सर आज हम लोग गोल्ड वाले थाली में खाना खाएंगे, वो कैपिटल एसेट है। सर आज हम लोग सिल्वर वाली थाली में खाना खाएंगे, वो कैपिटल एसेट नहीं है, उसमें मत खाओ, ठीक है, गोल्ड वाले में ही खाना, ठीक है। दूसरा, गोल्ड बार, सिल्वर बार और सोवरेन जो हम पूजा में यूज करते हैं ये कैपिटल एसेट होता है। ओके, तो गोल्ड बार, सिल्वर बार, सोवरेन यूज्ड इन पूजा आर कैपिटल एसेट। ये सारी चीजें कैपिटल एसेट होती हैं। इसके अलावा कैपिटल एसेट क्या नहीं होता है? स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं होता है। स्टॉक इन ट्रेड जो होता है वो कैपिटल एसेट नहीं होता है, बिकॉज स्टॉक इन ट्रेड आता है कौन से हेड में? पीजीबीपी हेड में। स्टॉक इन ट्रेड बेचोगे तो पीजीबीपी आएगा तुम्हारा, कैपिटल गेन नहीं आता है। फिर मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी है। सर अभी तो आप बोले पर्सनल प्रॉपर्टी पे कैपिटल एसेट होता है। मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी इज नॉट कैपिटल एसेट, यानी पर्सनल कार, पर्सनल फोन, ये सारी चीजें कैपिटल एसेट नहीं होती है। बट घर जिसमें हम रह रहे हैं ये भी तो पर्सनल हुआ ना, बिजनेस में नहीं, जिसमें हम रहते हैं रेसिडेंशियल वाला, वो कैपिटल एसेट होगा बिकॉज इट इज इमूवेबल। तो कोई भी मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी है तो वो कैपिटल एसेट नहीं होती है। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड कैपिटल एसेट नहीं होता है। सिल्वर यूटेंसिल्स हमने देख लिया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड जो होता है वो कैपिटल एसेट नहीं होता है। यानी अगर हमने रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेचा है तो क्या अपने को कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा क्या? एक फार्मर ने अपना एग्रीकल्चर लैंड बेचा रूरल एरिया में, कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? बिकॉज इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। इफ इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट देन नो कैपिटल गेन कैन अराइज, बिकॉज द बेसिक कंडीशन इज कि इसको एक कैपिटल एसेट होना चाहिए। ठीक है राहुल, पहले सब इधर फोकस करो, सब अभी जो पढ़ा रहा हो सिर्फ उस पर फोकस करेंगे, ठीक है, और इधर उधर अभी कोई नहीं भागेगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड क्या होता है अपने को पता है, सिल्वर यूटेंसिल क्या होता है अपने को पता है, मूवेबल पर्सनल पता है, स्टॉक इन ट्रेड अपने को पता है, बट रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है? अरे सर गांव की खेती वाली जमीन, हाँ ठीक है, बट गांव बोलते किसको है ये तो बता दो। तो हमने भी पूछा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हमको बताओ तो गांव किसको बोलते हैं? गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं बताऊंगी। तो मैंने बोला बता दो, तो उसने बोला एक काम करते, रूरल नहीं बताते, ठीक है, हम लोग यहाँ गेम खेलते हैं, ठीक है, यहाँ गेम खेल रहे हैं, रूरल नहीं बताएंगे, अर्बन बता देते हैं, यानी एनीथिंग विच इज अदर देन अर्बन इज रूरल। तो वो अर्बन की डेफिनेशन हमें दे दी है। अर्बन की डेफिनेशन में उन्होंने हमसे कहा कोई भी एरिया जिसका पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा होता है वो होता है अर्बन एरिया। किसी भी एरिया का पॉपुलेशन अगर 10,000 है या उससे ज्यादा है तो वो अर्बन एरिया होता है। यानी अगर अपने इस एरिया के अंदर है तो हम अर्बन एरिया में, अगर अपने इस एरिया के बाहर है तो वो हो जाता है रूरल। अच्छा, रूरल का एवरी लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट, ना 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 ना, रूरल का ओनली एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट। याद रखना, एग्रीकल्चर इज द की वर्ड ओवर हियर, इसको गलती से भी भूलना नहीं। अब बात कर रहे हैं कि अगर अपना पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, 1 लाख तक है, तो ये एरिया तो अर्बन है ही, गवर्नमेंट बोलती है इसके बाहर का 2 किलोमीटर का जो एरिया है ना वो भी अर्बन होगा, यानी ये भी अर्बन होगा और इसके बाहर का 2 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन हो जाएगा। सिमिलरली अगर पॉपुलेशन इस एरिया का 1 लाख से ज्यादा है और अप टू 10 lakhs है तो ये एरिया तो अर्बन है ही, इसके बाहर का 6 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन हो जाएगा। अगर किसी एरिया का पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, 10 लाख लोगों से ज्यादा है, तो ये एरिया तो अर्बन है ही, इसके बाहर का 8 किलोमीटर का एरिया, 8 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन कहलाता है। अब एक क्वेश्चन पूछूंगा, यहां पे मैंने एक एग्रीकल्चर लैंड बेचा है,
बताओ क्या कैपिटल गेन आएगा कि नहीं आएगा, यस और नो? नो, नो नहीं, यस, आएगा, आएगा, बिकॉज इट इज द अर्बन एरिया, और अर्बन एरिया एक्सक्लूड नहीं है, रूरल एरिया एक्सक्लूड है। ठीक है, अगर मेरी एक प्रॉपर्टी यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है मेरा यहाँ पे, उसको मैंने बेचा है, तो बताओ क्या उस पे कैपिटल गेन टैक्स आएगा? आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज इसके बाहर का 8 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन एरिया होता है। अब मेरी एक प्रॉपर्टी यहाँ पे, इसको मैंने सेल किया है, बताओ इस पे कैपिटल गेन आएगा क्या? यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है मेरा, एग्रीकल्चर लैंड को मैंने बेचा है, सो इस पे नहीं आएगा, बिकॉज अब ये रूरल एरिया हो गया। ठीक है, सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन कवर कर लिए। हाँ, समझ में आया अर्बन रूरल कैसे आइडेंटिफाई करना और कब एग्रीकल्चर कैसे क्या होगा। हम्म, एक और कर लेते चलो। इधर पे मेरा एक एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, ध्यान से सुनो, इधर पे उसको मैंने सेल किया है, कैपिटल गेन आएगा? आएगा। यहां पे मेरी एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री को मैंने सेल किया है, कैपिटल गेन आएगा? आएगा, बिकॉज सिर्फ रूरल एग्रीकल्चर लैंड ही एक्सक्लूडेड है, फैक्ट्री एक्सक्लूडेड नहीं है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। क्या बात है, क्या बात है, अरे कहां से पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग, इतना मस्त मस्त आंसर कर रहे हो। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कैपिटल एसेट है, उसको ट्रांसफर किया है यानी सेल किया है, गेन हुआ है, गेन अगर एग्जेम्प्ट नहीं है तो कैपिटल गेन टैक्स आ जाएगा। टैक्स किस साल आएगा? जिस साल हमने सेल किया यानी ट्रांसफर किया उस साल आ जाएगा। कैपिटल एसेट क्या होता है? कैपिटल एसेट मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजेबल, इंटेंजेबल, वेदर और नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस और नॉट, बट पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी इज एक्सक्लूडेड। फिर सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई, ये बाद में समझेंगे। फिर ज्वेलरी, आर्ट, ड्राइंग्स, पेंटिंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एंड स्कल्पचर, ये भी कैपिटल एसेट होते हैं। गोल्ड यूटेंसिल, सिल्वर coins, capital asset, but silver utensil is not a capital asset. Gold bar, silver bar and sovereign used in puja is a capital asset. तो कैपिटल एसेट क्या नहीं होता है? पर्सनल मूवेबल नॉट कैपिटल एसेट, सिल्वर यूटेंसिल नॉट कैपिटल एसेट, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड नॉट कैपिटल एसेट, स्टॉक इन ट्रेड नॉट कैपिटल एसेट, पीजीबीपी में डील होता है उसका। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट। व्हाट इज रूरल वी डोंट नो, बट वी नो अर्बन। अर्बन किसको बोलते हैं? 10,000 से ज्यादा, 10,000 या उससे ज्यादा का पॉपुलेशन है तो अर्बन। अब ध्यान से सुनो, 10,000 से 1 लाख, बाहर का 2 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन हो जाएगा। 1 लाख से 10 लाख तक, बाहर का 6 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन हो जाएगा। मोर देन 10 lakhs, तो वो एरिया तो अर्बन है ही, उसके बाहर का 8 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन हो जाता है। तो ये था अपना ये वाला। अब बात करते हैं गेन की। कैपिटल गेन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। हाउ टू आइडेंटिफाई कि लॉन्ग टर्म हुआ है कि शॉर्ट टर्म हुआ है? ये डिपेंड करता है एसेट कौन सा है। अगर लॉन्ग टर्म एसेट है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, शॉर्ट टर्म एसेट है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, एंड अकॉर्डिंगली उस पर रेट लगता है, अकॉर्डिंगली उस पर एग्जेम्पशंस वगैरह मिलती है। अब बात करते हैं कैसे आइडेंटिफाई करेंगे लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। ठीक है, एसेट टाइप एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग पे डिपेंड करता है। चलो कैमरा ऑन करो सब, कैमरा ऑफ करके कहां चले जाते हो तुम लोग? बाकी लोग कैमरा ऑन कर लो, दिख जाओ महाराज। चलो, यही हो लेकिन दिख नहीं रहे हो ना। टाइप ऑफ एसेट, अब 3 प्रकार के एसेट होते हैं। जेमस्टोन, जेमस्टोन रुक जाओ बता रहा हूं, अभी पहले जो पढ़े सिर्फ इसी पे फोकस करेंगे, ठीक है? अभी इधर उधर नहीं भागेंगे, अभी सिर्फ जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहेंगे। अब टाइप ऑफ एसेट, 3 प्रकार के एसेट होते हैं, फाइनेंशियल एसेट, स्पेशल एसेट और अदर एसेट। फाइनेंशियल एसेट, स्पेशल एसेट और अदर एसेट। फाइनेंशियल एसेट में 4 चीजें कवर्ड है, क्या क्या? लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जीरो कूपन बॉन्ड एंड यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट। ठीक है, तो फाइनेंशियल एसेट में क्या क्या कवर है? लिस्टेड सिक्योरिटीज, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जीरो कूपन बॉन्ड और यूटीआई। इसके लिए बोला गया कि अगर इस एसेट को हम होल्ड करके रखते हैं, पीरियड ऑफ होल्डिंग यानी हाथ में कितने दिन रखा हमने,
अगर इस एसेट को हम 12 महीना से ज्यादा हाथ में रखते हैं तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा। और 12 मंथ या उससे कम, 12 मंथ या उससे कम रखते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो जाता है। यानी लिस्टेड इक्विटी शेयर, इक्विटी वांटेड म्यूचुअल फंड, जीरो कूपन बॉन्ड एंड यूटीआई के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है? 12 मंथ। 12 से ज्यादा तो लॉन्ग, 12 या उससे कम तो शॉर्ट टर्म। अदर देन यूनिट्स, यूनिट्स मतलब तुमको नहीं पता है? तुम लोग एसएफएम में पढ़े नहीं हो क्या? चलो बताते हैं, यूनिट्स का भी डेफिनेशन बताएंगे। आ जाओ, सब बताएंगे इसमें। अब स्पेशल एसेट दो हैं, एक है इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक है अनलिस्टेड शेयर। इसके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग बोला गया 24 मंथ। 24 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, 24 या उससे कम है तो शॉर्ट टर्म। यानी 24 से ज्यादा तो लॉन्ग टर्म, 24 या उससे कम है तो वो हो जाएगा शॉर्ट टर्म। ओके, समझा मेरे को? उसके बाद बाकी सारे एसेट्स, अब जितने एसेट बचे उसके लिए 36 मंथ्स है। 36 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, 36 या उससे कम है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो जाता है। चलो एक क्विक रीडिंग मारो इसको, यहां से बुक में है वैसे, फिर भी एक बार यहां से मारो रीडिंग, फिर एक मस्त वाला एग्जांपल करवाऊंगा, दिमाग खुल जाएगा एकदम। ठीक है? डन? ओके, रेडी? चलो। हाँ, यूनिट्स अदर एसेट में जाएगा, अदर एसेट मतलब 36 मंथ्स में जाएगा वो। सो अगर आपको समझ में आया तो लेट्स बिगिन। शेयर, एक्स प्राइवेट लिमिटेड का शेयर है, तुम मेरे को सिर्फ बताना 12, 36 या 24 कहां फॉल करे। ठीक है? शेयर्स 24, 12, 12, 24। ओके, 24 कोई बोल रहा है, 24 कोई बोल रहा है 12। एक चीज पे ध्यान दो, क्या लिखा है? एक्स प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड मतलब क्या हो गया? अनलिस्टेड, और अनलिस्टेड के लिए कितना है? 24। तो इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या हो गया? 24। चलो नेक्स्ट, एक्स लिमिटेड के लिए, एक्स लिमिटेड शेयर के लिए क्या होगा पीरियड ऑफ होल्डिंग? 12, 24 या 36? ये तो बहुत इजी है, 12 होगा। 12 तक है तो शॉर्ट टर्म, 12 से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, याद रखना। दिस इज द मोस्ट ट्रिकी। डिबेंचर लिस्टेड है तो कितना होगा लिस्टेड डिबेंचर? 12, 24, 30, सारा ही ऑप्शन लिख दो ना कोई तो लग ही जाएगा, किसी ना किसी का तो राइट होना ही है। तो लिस्टेड डिबेंचर, ध्यान से देखो, लिस्टेड सिक्योरिटीज कितना है? 12 मंथ्स। तो लिस्टेड डिबेंचर के लिए कितना होगा? 12 मंथ्स। अनलिस्टेड डिबेंचर के लिए सर, अनलिस्टेड डिबेंचर मतलब अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में हमने देखा था 24 मंथ्स होता है, तो सर 24 मंथ्स लेंगे, है ना? 24 मंथ्स करेक्ट। तो अनलिस्टेड के लिए होगा 24 मंथ्स। हाँ, वेरी वेरी गुड। 24 मंथ्स नहीं होगा, क्या होगा? 36 मंथ्स। क्यों 36 मंथ्स होगा? ध्यान से देखो, अनलिस्टेड डिबेंचर है और यहां वर्ड्स क्या यूज किया हुआ है? अनलिस्टेड शेयर्स, सिक्योरिटीज नहीं, शेयर्स। ठीक है, इसीलिए 24 नहीं होगा, अदर एसेट में फॉल करेगा 36 मंथ्स के लिए। एवरीबॉडी एवरीबॉडी, सबको समझ में आया? किसी को भी डाउट है इस पॉइंट में तो बताओ अभी। नहीं, बिकॉज आगे जाके ये बहुत यूज आने वाला है अपने को, एंड तक। हाँ, एकदम एंड क्लास तक यूज आएगा इसका। ठीक है? तो ये रहा एक पूरा बेसिक बातें अपने कैपिटल गेन में जो हमने पढ़े हैं, एक कैपिटल से निकाल के। ओके, चलो, डाउट निकल गया, डाउट टाइप कर लो। ठीक है, अब आते हैं असली कैपिटल गेन की तरफ, जो अपने को एग्जाम में सबसे ज्यादा रिलेवेंस है। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। अब एग्जाम में क्या होता है, ये फॉर्मेट में, ठीक है,
ये फॉर्मेट में पूरा का पूरा कैपिटल गेन समाया हुआ है फ्रॉम ए टू जेड। इस फॉर्मेट का अगर हर एक चीज तुमने समझ लिया ना, कैपिटल गेन उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो क्या है इस फॉर्मेट में? सबसे पहले अपने लेंगे सेल्स कंसिडरेशन, जिसको अपने क्या बोलते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इसमें से माइनस करेंगे एक्सपेंसेस, यानी सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस। सिंपल है। तो आएगा नेट सेल कंसिडरेशन। इसमें से अपने लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन, यानी जो कॉस्ट है अपने को वो अपने माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इसके बारे में भी आज ही सीखेंगे। जब ये दोनों चीजों को अपने माइनस करेंगे तो वी विल गेट कैपिटल गेन। अब इस कैपिटल गेन में मैंने क्या बोला, अगर कुछ एग्जेम्पशन मिलता है तो वो माइनस कर देंगे, बिकॉज एग्जेम्पशन पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। तो अगर कोई भी एग्जेम्पशन आपको सेक्शन 10 या 54 में मिल रहा होगा तो वो हम माइनस करेंगे। नेट जो आएगा वो अपने लिए हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और इस पे रेट क्या लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो रेट है, टैक्स का रेट है, वो वाला टैक्स इस पे एप्लीकेबल होता है। ये रही बात शॉर्ट टर्म की। पहले इधर फोकस कर लो, सब इधर इधर मैसेज में लगे हुए हैं, सब यहां पे फोकस नहीं कर रहे। सेल कंसिडरेशन, फुल वैल्यू कंसिडरेशन, एक्सपेंसेस लेस करेंगे, नेट सेल कंसिडरेशन आएगा। यहां तक एकदम सेम होता है। उसके बाद लेस करना पड़ता है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। जब ये लेस करेंगे और इसमें से एग्जाम्पशन लेस करेंगे तो वी विल गेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इस पे अपने को क्या मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ऊपर हमने सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन माइनस किया था, यहां पे हम माइनस कर रहे हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन। इंडेक्स मतलब क्या होता है, हम कॉस्ट को जो कि हमने 10 साल पहले इनकर किया था उसको आज की डेट के हिसाब से बना रहे हैं। ठीक है, एसएफए में भी कुछ ऐसा ही करते थे ना, कि जो पुराना होता था उसको पहले प्रेजेंट में लेके आते थे और उसके बाद कैलकुलेशन करते थे। एकदम उसी तरह जो हमने 10 साल पहले कॉस्ट इनकर किया था, आज की डेट में वो कॉस्ट सेम थोड़ी ना होगा, हाई हो गया होगा। तो उसको आज के डेट के हिसाब से इन्फ्लेट करते हैं हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन। ठीक है, आज का प्राइस को लेकर आना है। अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अगर हम समझ लेंगे, सबसे पहले वाला पॉइंट की तरफ चलते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की तरफ। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डिस्कस किया गया है 3 सेक्शंस में। ये सारा चीज बुक में लिखा हुआ है, यहां से पढ़ा रहा हूं एक जगह एक्यूमुलेट करके बस। ठीक है, 50C, 50CA, 50D लर्न करना है। 50C, 50CA, 50D। पहले 50CA देख लेते हैं। 50CA बोलता है अगर आप एक अनकोटेड शेयर को सेल करते हो, जल्दी बताओ अनकोटेड शेयर्स के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होता है? एवरीबॉडी 24। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब 50CA बोलता है अगर आप अनकोटेड शेयर को आप सेल करते हो और आपको कैपिटल गेन होता है, तो जो सेलिंग प्राइस है वो हम बताएंगे कैसे निकलेगा, जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो हम बताएंगे कैसे निकलेगा। तो हमने पूछा बताओ कैसे, तो उन्होंने बोला एक्चुअल सेलिंग प्राइस या फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट एसेट विच एवर इज हायर विल बी योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, राइट? फेयर मार्केट जितना भी अपना ये वाला फिगर ज्यादा होगा, ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, राइट? लोग क्या करते थे, अनकोटेड शेयर पे तो देखो ये लिस्टेड होता नहीं है, तो इसका एक्चुअल प्राइस तो पता नहीं होता है। तो लोग क्या करते थे, ज्यादा प्राइस वाले शेयर को कम में सेल कर देते थे, ज्यादा प्राइस वाले शेयर को कम में सेल कर देते थे। उससे क्या होता था, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कम हो जाता था, कैपिटल गेन कम हो जाता था। तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसा नहीं चलेगा, अगर अनकोटेड शेयर को तुम सेल करते हो तो या तो फेयर मार्केट वैल्यू या तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर है वो हम कंसिडर करेंगे। यानी अगर तुमने सेलिंग प्राइस कम दिखाई है तो 50CA को यूज करके उसको अपने फेयर मार्केट पे लेके आ जाएंगे। अगर तुमने एक्चुअल सेलिंग प्राइस ऑलरेडी ज्यादा दिखाई है तो गवर्नमेंट पागल थोड़ी अपना गेन थोड़ी कम करेगा, अपना टैक्स थोड़ी कम करेगा। वो बोलेगा ठीक है, तुमने खुद से होके जब बोल दिया है सेलिंग प्राइस इतना है तो फिर इतना ही है, फेयर मार्केट वैल्यू से फिर कोई लेना देना नहीं है। तो इन शॉर्ट क्या बनेगा, फेयर मार्केट वैल्यू या एक्चुअल सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर। ओके, अभी बुक नहीं होगा तुम लोग के पास, जब बुक आएगा तुम लोग का तो वहां पे एक नोट दे देना और उसको वहां पे लिख लेना।
अच्छा, जिन्होंने पीडीएफ परचेज, ये क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी परचेज किया, उनके लिए बुक अपडेट हो जाएगी 1-2 दिन में, सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। ठीक है, अपना ऐप कैसा है, मस्त ऐप है, बस सीधा लॉगिन मारो, ओटीपी डालो एंड स्टार्ट हो जाओ पढ़ाई करना। कुछ भी उसमें डाउनलोड वगैरह का ऑप्शन नहीं, मतलब डाउनलोड कर सकते हो, अलग से कुछ डाउनलोड नहीं करना है, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, जब लिखोगे या इफ सेल कंसिडरेशन इज लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू, देन फेयर मार्केट वैल्यू विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यानी इन शॉर्ट, फेयर मार्केट वैल्यू या सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर होगा। ओके, एक से ज्यादा में लॉगिन नहीं होगा ना, ना लॉगिन एक से ज्यादा क्या, सब में लॉगिन करवा देता हूँ, बांटो आराम से। ऑब्वियसली नहीं होगा, एक बार में एक ही में होगा। फिर है सेक्शन नंबर 50D, बोलता है कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या लेना है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, तो फेयर मार्केट वैल्यू लेना। कुछ नहीं समझा तो 50D। ठीक है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के लिए हमने अभी तक 2 सेक्शन देखा, 50C अनकोटेड के लिए, फेयर मार्केट वैल्यू एक्चुअल सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर, 50D फेयर, बोलता है कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो फेयर मार्केट वैल्यू ले। ओके, फर्स्ट टाइमर लोग पहले मेरे को बताओ, स्पीड ठीक है, कम ज्यादा कुछ करना है, समझ में आ रहा है, साथ में हो जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, हाँ बोलो, हाँ ना कुछ बोलो, हाँ सर ठीक है, ठीक है, परफेक्ट है, थोड़ा थोड़ा स्लो है, अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सर। अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कैसे निकाला जाता है, तो लैंड एंड बिल्डिंग के केस में या इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में निकलता है 50C से। सेक्शन नंबर क्या है, 50C। 50C बोलता है कि अगर एसडीवी मतलब होता है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज लेस देन 110% ऑफ एक्चुअल सेलिंग प्राइस, यानी जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है उससे 110% कम है एसडीवी, तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस विल बी योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। एक्चुअल सेलिंग प्राइस ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगी। अगर एसडीवी इज इक्वल टू 110% ऑफ एक्चुअल सेलिंग प्राइस, तो जो भी एक्चुअल सेलिंग प्राइस तुमने बोला है वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अपने मान लेंगे। बट ध्यान से सुनना, अगर एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ एक्चुअल सेलिंग प्राइस, तो उस सिनेरियो में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विल बी योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। पढ़ने में मजेदार है, पर पढ़ के मजा नहीं आएगा, इसको जब हाथ से सॉल्व करेंगे तब मजा आएगा, है ना। तो आ जाओ, सेलिंग प्राइस इज 130, एसडीवी इज 140, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एज पर सेक्शन 50 हम क्या लेंगे। तो सबसे पहली बात हम चेक करेंगे क्या एसडीवी 110% से ज्यादा है सेलिंग प्राइस के, तो 130 ये सेलिंग प्राइस, इस पे मल्टीप्लाई करेंगे 110%, तो कितना आएगा 143। क्या एसडीवी 143 को क्रॉस कर रहा है, क्या एसडीवी 143 को क्रॉस कर रहा है, द आंसर इज नो। तो अगर एसडीवी 143 को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो जो भी तुम वैल्यू डिक्लेयर करोगे वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान ली जाएगी, 130। ओके, व्हाट इट कैसे किया जाता है, सेलिंग प्राइस पे 110% मानना, फिर एसडीवी के साथ कंपेयर कर लेना, अगर क्रॉस हो रहा होगा तो एसडीवी ले लेंगे, अगर क्रॉस नहीं हो रहा होगा तो जो तुमने कहा है सेलिंग प्राइस वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगी। अगर समझ आ गया तो इसका आंसर मेरे को करना है, एवरीबॉडी जस्ट गिव इट अ ट्राई, और थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर लो यूज थोड़ा सा कैलकुलेटर। अब देखो, सेलिंग प्राइस 160 है, 160 का अगर हम 110% करते हैं तो आता है 176। क्या एसडीवी ने 176 को क्रॉस कर दिया, क्या क्रॉस कर दिया, क्या नहीं किया, इक्वल टू है, तो उस सिनेरियो में जो भी तुम प्राइस डिक्लेयर करोगे वही अपने मानेंगे। यानी एसडीबी में कब जाना है, जब वो क्रॉस कर देगा 110% को, नॉट एट इक्वल टू पे नहीं जाना है अपने को। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। 210 कैसे आया, सेलिंग प्राइस का 110% हमने किया तो 190 का 110% किया तो आया 209। अब सिंस ये इसको क्रॉस कर लिया है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा 210, जो एसडीवी है वो हो जाएगी। क्लियर। अब इसी कॉन्सेप्ट से दूसरा कॉन्सेप्ट लिंक करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये डिपार्टमेंट हमसे बोलता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे 210, यानी जितना ज्यादा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन उतना ज्यादा कैपिटल गेन, उतना ज्यादा टैक्स का पेमेंट।
बट हमने क्या बोला था गवर्नमेंट को, हमने डिपार्टमेंट को बोला कि 190 है यार, 190 है। तो गवर्नमेंट अपने पास आती है, बोलती है 190 है तो एसडीवी 210 क्यों है, मेरे को बताओ। तो मैंने बोला वो इन्फ्लेटेड है, इन्फ्लेटेड एसडीवी दी गई है। एक्चुअल जो बाजार में कीमत है वो 190 ही है मेरे भाई, तू फालतू में 210 ले रहा है। मैं उसको समझा रहा हूं, वो मान नहीं रहा है। एसेसिंग एसेसिंग ऑफिसर क्या बोलता है फिर, मेरे पे विश्वास नहीं है, तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं है, बोला नहीं नहीं है, चलो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास। कहां जाना है, वैल्यूएशन ऑफिसर के पास। हम आ गए वैल्यूएशन ऑफिसर के पास। अब वैल्यूएशन ऑफिसर एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो गया मेरी नजर में, डिपार्टमेंट का भी फेवर नहीं करेगा, मेरा भी नहीं करेगा। जो जेन्युइन वैल्यू है वो निकाल के मेरे को दे देगा। अब वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू निकाल दी ना, वो निकाल दी 220, 220। हम बोले ऑलरेडी 210 इन्फ्लेटेड लग रहा है मेरे को, तुम 220 निकाल दियो, मतलब अलग ही लेवल पे जा रहे हो। तो डिपार्टमेंट बोलता है ठीक है, तुम्हारे साथ जांची नहीं करेंगे, टेंशन मत लो। 220 उसने निकाला है, बट हम जो जेन्युइन है मेरे हिसाब से 210 जो एसडीवी आई है मेरी, वही अपने लेंगे। जो एसडीवी आई वही कंसिडर करेंगे, 220 नहीं कंसिडर करेंगे। हमने बोला ठीक है, अगर ऐसा बोलते हो तो ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर मान लो अब सेकेंड इंडिपेंडेंट केस, वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू निकाली 195। अब हम बोल रहे थे 190, डिपार्टमेंट बोला 210, वैल्यूएशन ऑफिसर ने बोला 195, तो ऑब्वियसली फिर हमको 195 को ही एग्री करना पड़ेगा। तो हम किस पे एग्री करेंगे फिर, 195। तो अपनी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी हो जाएगी, 195। अब क्या हुआ, दूसरे इंडिपेंडेंट केस में वैल्यूएशन ऑफिसर ने 180 निकाल दिया। कितना निकाला, 180। ओके, अब जब उसने 180 निकाला तो मैं तो खुश हो गया, मैंने बोला मैंने पहले ही बोला था कि इन्फ्लेटेड है प्राइस, 210 है, 180 होना चाहिए, मैंने पहले ही तुमको बोला था। तो डिपार्टमेंट बोलेगा इधर आओ इधर आओ, पहले बात मेरे को एक बात बताओ, रोकड़ा कितना मिला। तो मैंने बोला रोकड़ा तो 190 मिला है। तो जब 190 लिया है, 190 लिया है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 180 होगा ही नहीं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, 190। क्योंकि 190 तो तुम खुद से आके बोल के गए मेरे सामने कि 190 है, 190 रुपया मेरे को मिला है। तो फिर 190 ही तुम्हारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा देर खुशी बर्दाश्त नहीं हुई उससे। सर 220 वाला एग्जांपल एक बार फिर से रिपीट करिए। 220 में देखो क्या हुआ, डिपार्टमेंट ने बोला 210, मैंने बोला 190, वैल्यूएशन ऑफिसर ने बोला 220। तो मैंने बोला कि यार 210 ऑलरेडी मेरे को ज्यादा लग रहा है। तो डिपार्टमेंट बोलता है ठीक है, वैल्यूएशन ऑफिसर का हम वैल्यू नहीं कंसीडर करेंगे, 210 जो जेन्युइन कैलकुलेशन से आया उसी को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अपने एक्सेप्ट कर लेंगे। गॉट इट विपुल, समझ में आ गया? ओके, अब अगर इसकी एक शॉर्ट बनाऊं तो उसकी एक शॉर्ट समरी ये रही। अगर एसएससी क्लेम करता है कि एसडीवी इज मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट, तो रेफरेंस करेंगे, एओ रेफरेंस करेगा वैल्यूएशन ऑफिसर को। अब वैल्यूएशन ऑफिसर की जो वैल्यू है वो अगर एसडीवी से ज्यादा आ जाती है, एसडीवी से भी ज्यादा आ जाती है, ठीक है, यानी अपने केस में वो जो एसडीवी के ऊपर चला गया था, 220 चला गया था, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सिर्फ एसडीवी पे जाकर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी एसडीवी के ऊपर कभी भी नहीं जाएगा। और वैल्यूएशन डन बाय वैल्यूएशन ऑफिसर इज लेस देन एसडीवी, तो जो भी वैल्यू तुमने डिक्लेयर करी है ना, वही वाली वैल्यू नहीं, अगर लेस देन है और तुम्हारी वाली वैल्यू के ऊपर है, तो उस सिनेरियो में जो वैल्यूएशन ऑफिसर वाली वैल्यू है वो अपने लेंगे, यानी वो 195 वाला एग्जांपल की बात कर रहा है। और मान लो वो उसके भी नीचे अगर आ जाता है तो एटलीस्ट जितना तुमने डिक्लेयर किया वो तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बस इसको रिवाइज कर लेना एग्जाम के एक दिन पहले ये वाले को, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब जो मैंने बुक बनाने तुमको बोला है, उस बुक नोटबुक जो बनाने बोली एग्जाम्पल वाली, उसमें ये वाला एग्जाम्पल तो डेफिनेटली, वैसे होना तो सारा ही चाहिए बट ये होना ही चाहिए। ठीक है, इसी को रिवाइज करके तुम अच्छे से एग्जाम का रिवीजन कर पाओगे फटाफट तरीके में। ऑलवेज इन द बेनिफिट ऑफ डिपार्टमेंट, नहीं ऐसा जरूरी नहीं, अभी आगे बहुत सारा चीज आएगा उसमें बेनिफिट नहीं होगा डिपार्टमेंट। अब एसडीवी 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 किए जा रहे हैं, एसडीवी कौन से दिन का लेना है ये तो बता दीजिए। तो एसडीवी अपने को लेना है डेट ऑफ एग्रीमेंट का, बट वो तभी लेना है
जब अपने को कोई भी अमाउंट रिसीव हुआ है एग्रीमेंट वाले दिन अदर देन कैश में, यानी जीपे से हुआ है, चेक से हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से हुआ है, किसी भी तरीके से हुआ है, उस सिनेरियो में अपने को डेट ऑफ एग्रीमेंट लेना है। ठीक है, तो एसडीबी किस दिन की लेनी है? डेट ऑफ एग्रीमेंट की लेनी है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की नहीं, प्रोवाइडेड अपने को 1 रुपया भी पहले मिल जाना चाहिए अदर देन कैश में, अदर देन कैश में 1 रुपया भी पहले मिल जाना चाहिए। लेस देन एसडीवी मोर देन सेलिंग प्राइस हुआ तो, लेस देन एसडीवी मोर देन सेलिंग प्राइस, लेस देन एसडीवी मोर देन सेलिंग प्राइस, लेस देन एसडीवी मोर देन सेलिंग प्राइस था, तो यही तो रहा ना, मोर देन सेलिंग प्राइस लेस देन एसडीवी, यही वाला तो केस है। ठीक है, चलो, डेट ऑफ एग्रीमेंट 14/2, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तुम्हारा 14/2, तो इसमें तो कुछ भी दिमाग नहीं है, एसडीवी कौन से दिन का लेना है? 14/2 का लेना है। दूसरा, डेट ऑफ एग्रीमेंट 13/2 और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 14/2 का है, और 13/2 को अपने जो रुपया मिला है वो मिला है चेक्स, इलेक्ट्रॉनिक मोड से मिला है। तो बताओ एसडीवी कौन से दिन की लेनी है? तो एसडीवी अपने को लेनी है एग्रीमेंट वाले दिन की, 13/2 कंसिडर करेंगे, बिकॉज 1 रुपया भी अपने को मिल गया अदर देन कैश में। डेट ऑफ एग्रीमेंट 13/2 है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 14/2 है, और एग्रीमेंट वाले दिन कैश मिला है। ठीक है, बयाना जो मिला वो कैश में मिला है। अब क्या करेंगे? तो अब अपने लेंगे 14/2। इस एग्जाम्पल, ये सब जो एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं ना, इसको छोटा मोटा मत समझना, अभी क्वेश्चन में आएगा भर भर के, ठीक है, छोटे मोटे नहीं है। ओके, तो ये चीज हमको समझ में आ गई। तो हमारा इसी के साथ समाप्त होता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। क्या क्या पढ़ा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में? हमने पढ़ा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में 3 तरीके से कैलकुलेशन होता है। अनकोटेड शेयर है तो 50 सीए यूज कर लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू या एक्चुअल प्राइस विच एवर इज हायर ले लेंगे। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो 50 डी यूज करके फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह के लिए 50 सी यूज करते हैं हम लोग। 50 सी में हमने क्या पढ़ा? 50 सी में हमने पढ़ा कि अगर एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन तो हम लोग एसडीवी लेंगे, बाकी ऑल सिनेरियो में एक्चुअल जो कंसिडरेशन है उसी को कंसिडर कर लेंगे। मान लो एसडीवी ज्यादा आ गई और अपने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एसडीवी को कंसिडर कर लिया, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ जाती हुआ है, तो मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा वैल्यूएशन ऑफिसर के पास चलो। अब वैल्यूएशन ऑफिसर 3 काम कर सकता है, या तो वो एसडीवी से ज्यादा वैल्यू निकालेगा, तो वी विल रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू एसडीवी, यानी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एसडीवी रहेगी। वो एसडीवी से कम वैल्यू निकालता है, तो वो जो वैल्यू निकाला वो कंसिडर कर लेंगे। वो मेरे सेलिंग प्राइस से भी कम वैल्यू निकालता है, तो फिर सेलिंग प्राइस ही कंसिडर करेंगे, बिकॉज इतना रोकड़ा तो अपने को मिला ही है, इस पे तो अपने को टैक्स पे करना ही पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। कौन कौन से एक्सपेंसेस अपने माइनस कर सकते हैं? सारे एक्सपेंसेस अपने माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल कंसिडरेशन है तो फिर वो परसेंटेज ऑफ सेल कंसिडरेशन पे ही अपने माइनस करेंगे। इस रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी करेंगे, तब तुमको समझ में आएगा। एसटीटी अपने माइनस नहीं करते थे, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो होता है शेयर्स वगैरह पे, उसको माइनस नहीं करते, वो एज एन एक्सपेंस माइनस नहीं कर सकते। सारे एक्सपेंसेस करेंगे, एसटीटी नहीं करेंगे, बस इतना अभी लर्न कर लो। क्या? ऑल एक्सपेंसेस आर अलाउड एक्सेप्ट एसटीटी, ऑल एक्सपेंसेस आर अलाउड एक्सेप्ट एसटीटी। इसी के साथ अपना नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। सेल कंसिडरेशन में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा। अनलिस्टेड अनकोटेड सेम है, अपने लिए एग्जाम के लिए दोनों को सेम बोलेंगे। ठीक है, पानी पी लो। अब बढ़ते हैं एक ऐसे टॉपिक की तरफ जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा ट्रिकी है, कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन की तरफ हम आते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन निकालने के तरीके डिपेंड करते हैं ऑन दी एसेट, जो भी एसेट होगा उस पर ये डिपेंड करेगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन इनटेंजिबल एसेट के लिए क्या होने वाला है? अगर आपका इनटेंजिबल एसेट सेल्फ जनरेटेड है तो नील होगा, कोई भी कॉस्ट अपने को नहीं कंसीडर करनी है। अगर हमने सेल्फ जनरेटेड एसेट परचेज करा है तो जो भी परचेज प्राइस हमने पे की है ना, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन। अभी ये ऑप्शन ऑफ टेकिंग एफएमवी अभी ये नहीं समझेगा, ये थोड़ी देर बाद समझेगा। तो इनटेंजिबल एसेट के लिए हमने क्या देखा?
सेल्फ जनरेटेड गुडविल या कोई भी इंटेंजिबल एसेट है, नील हो जाएगा उसके लिए। अगर हमने परचेज किया है तो जो भी परचेज प्राइस हमने पे किया है दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन। अच्छा एक बात बताओ, जितना ज्यादा कॉस्ट होगा उतना कम टैक्स आएगा या उतना ज्यादा टैक्स आएगा? मैथ मैथ क्या बोलता है, मैथमेटिकली क्या राइट है? उतना कम टैक्स आएगा। जितना ज्यादा कॉस्ट होगा उतना कम टैक्स आएगा। तो एसएससी क्या चाहेगा? कॉस्ट जितना ज्यादा हो सके उतना अच्छा है। डिपार्टमेंट क्या चाहेगा? डिपार्टमेंट चाहेगा जेन्युइन कॉस्ट आए। ठीक है, ये मत भूलना कि वो कम चाहेगा, वो चाहेगा कि जेन्युइन आए। ठीक है, गुडविल किसके अंदर आएगा? अरे इंटेंजिबल एसेट के अंदर आता है गुडविल। क्या कर रहे हो? एफआर अकाउंट्स। अब देखो, अब बात करते हैं शेयर्स की। शेयर्स अगर ओरिजिनल शेयर है, ओरिजिनल शेयर मतलब रोकड़ा देके खरीदा हुआ शेयर है, तो जो भी परचेज प्राइस तुमने पे की है दैट विल बी द कॉस्ट। कॉस्ट क्या होगी? जो भी परचेज प्राइस हमने पे की दैट विल बी द कॉस्ट। अगर बोनस शेयर है तो बोनस में हम कोई भी रुपया पे करते हैं क्या? कोई रुपया पे नहीं करते। तो बोनस शेयर के लिए जो कॉस्ट होती है वो हो जाती है निल, जीरो, निल कॉस्ट होती है। बट अगर बोनस शेयर को हमने एक्वायर किया है बिफोर 1/4/2001, 1/4/2001, ये कट ऑफ डेट रहेगा अपने कैपिटल गेन में, बहुत जगह आएगा। 1 अप्रैल 2021 के पहले का बोनस शेयर है तो उसके लिए अपने कॉस्ट लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। ओरिजिनल शेयर के लिए परचेज प्राइस, बोनस के लिए जनरली इट इज निल, बट इफ बोनस इज एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001 then fair market value as on 1/4/2001 will be considered as cost of that bonus share। उस बोनस शेयर का कॉस्ट वही माना जाएगा। फिर एक शेयर होता है राइट शेयर। राइट शेयर आप लोगों को पता है, कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा राइट शेयर। ओके, राइट शेयर में क्या होता है? मान लो अगर मार्केट में एक शेयर का कीमत चल रहा है 100 रुपए का, 100 रुपए नहीं रखते, 160 रखते हैं। अगर मान लो मार्केट में प्राइस चल रहा है एक शेयर का 160 का, तो कंपनी क्या करती है? राइट इशू करती है। राइट इशू में वो क्या करती है? अपने शेयर होल्डर को राइट देती है। क्या राइट देती है? कि ये जो 160 का शेयर है ना, तुमको मैं ये अधिकार देती हूं कि तुम ये शेयर को 80 रुपीज में मेरे से परचेज कर सकते हो, 80 रुपीज में परचेज कर सकते हो। अब जो शेयर होल्डर है ना, उसके पास दो ऑप्शन होता है यहां पे। क्या दो ऑप्शन होता है? या तो वो उसको परचेज कर लेगा 80 रुपीज में। कैसे परचेज करेगा? 80 रुपीज पे करेगा कंपनी को और परचेज कर लेगा। अगर वो परचेज कर लेता है तो कॉस्ट क्या हो जाएगी? 80 रुपीज, बिकॉज 80 रुपए उसने दिए, 80 रुपए कॉस्ट हो जाएगी। दूसरा क्या होता है? रीसेल नहीं होता है, रीनाउंस होता है। क्या कर देंगे? रिनाउंस कर देंगे। मतलब मेरे को जो अधिकार मिला है, जो राइट मिला है 80 रुपीज का, इसको मैं किसी और को पास ऑन कर दूंगा, बदले में मैं कुछ चार्ज ले लूंगा उससे। ठीक है, अब मान लो अगर मैंने मिस्टर ए को पास ऑन कर दिया, ये रिनाउंस वाला, फोकट में तो करूंगा नहीं, बिकॉज उसको 160 का शेयर 80 में मिलेगा, तो उसका फायदा होगा, तो अपने को भी तो फायदा चाहिए ना। तो अपने क्या बोलेंगे? अपने को कम से कम 20 रुपए दे दो। अब ये जो 20 रुपए अपने को मिले ना, ये पूरा का पूरा 20 रुपए अपने लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और इस पे अपने को टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई मेरी। हम क्या पढ़ रहे? कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन। खरीदा किसने? मिस्टर ए ने। तो मिस्टर ए के लिए कॉस्ट क्या बनेगी, ये भी तो अपने को जानना पड़ेगा ना। तो मिस्टर ए ने हमसे कितने में खरीदा? 20 रुपए में, करेक्ट। और उसने 80 रुपीज कंपनी को भी दिए होंगे, तभी कंपनी ने उसे वो शेयर दिया होगा। तो 80 रुपीज उसने कंपनी को भी दिया, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा उसके लिए? 100 रुपीज। तो मिस्टर ए के लिए कॉस्ट कितना होगा? 100, यानी अमाउंट पेड टू द कंपनी प्लस अमाउंट पेड टू द शेयर होल्डर, दोनों को एड ऑन करेंगे तो अपने को कॉस्ट मिल जाएगा मिस्टर ए के लिए। ओके, देन नेक्स्ट। अब मिस्टर ए के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से काउंट करेंगे? बिकॉज पीरियड ऑफ होल्डिंग पे डिपेंड करेगा लॉन्ग टर्म होगा कि शॉर्ट टर्म होगा। तो मिस्टर ए के लिए बोलता है पीरियड ऑफ होल्डिंग अपने को काउंट करना है अलॉटमेंट वाले डेट से। कौन से डेट से? अलॉटमेंट, जिस दिन अलॉट हुआ। पीरियड ऑफ होल्डिंग का मतलब ही ये होता है ना, हाथ में कितना दिन था। तो मिस्टर ए के हाथ में कब आएगा? अलॉटमेंट वाले दिन आएगा ना।
तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से काउंट करेंगे? अलॉटमेंट वाले दिन से काउंट करेंगे। ठीक, इजी। हाँ तो इजी तो है ये एकदम। अब बात करते हैं अदर एसेट्स की। अब अदर एसेट क्या हो गया? अदर देन इंटेंजिबल एंड शेयर्स। अब अदर एसेट में भी एक कट ऑफ डेट है, 1/4/2001 के बाद का एसेट है या 1/4/2001 के पहले का एसेट है। अगर 1/4/2001 के बाद का एसेट है तो जो भी पैसा हमने पे किया है वही पैसा अपना कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन बन जाएगा। 1/4/2001 के बाद अगर हमने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसके कोई भी कैपिटल एसेट खरीदा है तो उसका कॉस्ट क्या बनेगा? जो एक्चुअल कॉस्ट हमने पे किया वही उसका कॉस्ट बन जाएगा। बट मान लो ऐसा हुआ कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अंडर अ विल एक प्रॉपर्टी पास की है। हम सेक्शन 47 में पढ़ेंगे, वहां अपने को पता चलेगा जो विल होता है, गिफ्ट होती है, वो ट्रांसफर नहीं होती है। तो अगर ट्रांसफर नहीं होती जब, तो मिस्टर ए ने जब मिस्टर बी को दिया होगा तो कोई कैपिटल गेन नहीं आया होगा। मिस्टर बी को ये 10,000 की प्रॉपर्टी फ्री में मिल गई क्या? फ्री में मिल गई, फोकट की मिली है। इसने कोई भी पैसा पे किया है क्या? कोई भी पैसा पे नहीं किया। तो मिस्टर बी के लिए अपने क्या कंसीडर करेंगे? वॉइस लैग हो रहा है क्या मेरा? ठीक है, लैग हो रहा है क्या? नहीं, ओके ओके, एक बार रीजॉइन करो वापस से, ठीक हो जाएगा। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अंडर अ विल पास किया है प्रॉपर्टी। अब जो प्रॉपर्टी पास की अंडर अ विल, तो सेक्शन 47 के तहत ये ट्रांसफर होता नहीं है। मिस्टर बी ने कोई रोकड़ा भी पे नहीं किया है। तो मिस्टर बी के लिए कॉस्ट क्या लेंगे? तो मिस्टर बी के लिए कॉस्ट लेंगे जो मिस्टर ए के लिए कॉस्ट था, दैट इज 10,000 रुपीज। और आज से आने वाले पूरे सेशन एग्जाम तक जब भी मैं पीओ बोलूंगा, कॉस्ट टू पीओ, तो समझ जाना मैं इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। तो जब भी कॉस्ट टू पीओ बोलूंगा तो समझ जाना इस वाले कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट अब बहुत जगह आने वाला है। तो सिंपल है, अगर रोकड़ा पे किया तो जो भी एक्चुअल रोकड़ा है वो ले लेना, रोकड़ा नहीं पे किया, गिफ्ट विल वगैरह के थ्रू मिला है, तो जो भी प्रीवियस ओनर का कॉस्ट था वो कॉस्ट ले लेना एज कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन। सिंपल है, इजी। अब अगर हमने प्रॉपर्टी को अक्वायर किया बिफोर 1/4/2001, अब इसमें भी दो पार्ट होते हैं, या तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है या तो अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी पहले देख लेते हैं। तो इसमें बोलता है अगर फोकट का मिला है तो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट देख लेना, रोकड़ा दे के लिया है तो एक्चुअल कॉस्ट देख लेना। दोनों में से कोई एक सिनेरियो ही होगा, दोनों नहीं होगा। अगर एक्चुअल कॉस्ट है तो एक्चुअल कॉस्ट लेना और उसको कंपेयर करना फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। ये दोनों में विच एवर इज हायर होगा दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन। ये क्यों किया गया? ताकि जेन्युइन कॉस्ट आ सके। ठीक है, अपने को गलत नहीं करना है एसएससी के साथ, अपने को जेन्युइन चीज देना है एसएससी को। इसीलिए देखो हायर है, लोअर नहीं है। हायर क्यों है? बिकॉज गवर्नमेंट बोलते है अगर फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 से ज्यादा है, एक ज्यादा वाला है फिगर, तो तुम वो कंसिडर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी है, परचेज कब किया? 1/4/2001 के पहले, 1 अप्रैल 2001 के पहले। तो एक्चुअल कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर अपने कंसिडर करेंगे। क्लियर? ओके। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो इसके लिए भी सेम है, एक्चुअल कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। बट यहां पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। क्या रिस्ट्रिक्शन लगाया है? फेयर मार्केट वैल्यू कैन नॉट एक्सीड एसडीवी एज ऑन 1/4/2001। अब अगर इस रिस्ट्रिक्शन को अपने डालेंगे इस फॉर्मेट में, तो अपने लिए एक फॉर्मेट निकलेगा जिसमें अपने बोलेंगे सबसे पहले हम देखेंगे रोमन 1 और रोमन 2 शुड बी लोअर, यानी एसडीवी एज ऑन 1/4/2001 या फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001, दोनों में जो भी लोअर है पहले वो कंसिडर करेंगे। उसके बाद उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल कॉस्ट से, और जो हायर होगा वो अपने कंसिडर कर लेंगे। ओके। अब जैसे हमने ये फेयर मार्केट वैल्यू वाला देखा ना, अब ध्यान से देखो, इनटेंजिबल के लिए ऑप्शन ऑफ टेकिंग फेयर मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल एज ऑन 1/4/2001। मतलब विच एवर इज हायर करने का ऑप्शन इसके पास नहीं है। अगर इसने परचेज किया है बिफोर 1/4/2001 तो इसके पास ये ऑप्शन नहीं है। अभी एक बार और समझाऊंगा, डोंट वरी।
ओरिजिनल शेयर अगर हमने परचेज किया 1/4/2001 के पहले, तो इसके पास ये ऑप्शन है, यानी अपने कंपेयर करेंगे विच एवर इज हायर। ओके, राइट के बोनस के लिए तो साफ साफ बोल दिया है, एंड राइट में कभी भी हो नहीं सकता, बिकॉज राइट तो 1-2 महीना 3 महीना के लिए ही होता है, उससे ज्यादा होता ही नहीं है, तो ये वाला प्रोविजन यहाँ पे फॉल ही नहीं करेगा। बोनस के लिए तो ऑलरेडी बोल दिया फेयर मार्केट वैल्यू लेना है, तो इस पे भी वो प्रोविजन फॉल नहीं करेगा। यानी सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल शेयर के लिए 1/4/2001 अपने कंसिडर कर सकते हैं, इंटेंजिबल के लिए नहीं करेंगे, और बोनस के लिए तो ऑलरेडी बोला हुआ है। ठीक है, तो ये है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हमने क्या देखा, इंटेंजिबल के लिए नील होता है अगर सेल्फ जनरेटेड है, परचेज किया तो परचेज प्राइस। ऑप्शन 1/4/2001 वाला इसके पास अवेलेबल नहीं होता है। ओरिजिनल शेयर के लिए जो पैसा दिया वो लेना है। अगर हमने इसको परचेज किया बिफोर 1/4/2001, तो अपने कंपेयर कर सकते हैं विच एवर इज हायर लेके। बोनस के लिए जनरली इट इज नील, बट इफ बोनस इज परचेज बिफोर 1/4/2001, तो जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है एज ऑन 1/4/2001 वो कंसिडर करेंगे। राइट वाला हमने ऑलरेडी देख लिया। अब बात करते हैं अदर एसेट की। अदर एसेट में अगर हमने उसको परचेज किया आफ्टर 1/4/2001, तो एक्चुअल कॉस्ट ले लेना, यानी अगर रोकड़ा पे किया तो रोकड़ा ले लेना। अगर फोकट का मिला है तो जो भी प्रीवियस ओनर का कॉस्ट है वो कंसिडर कर लेंगे, यानी कॉस्ट टू पीओ ले लेंगे। अगर हमने इसको परचेज किया बिफोर 1/4/2001 कोई भी एसेट, तो उसके लिए अपने को क्या लेना होगा, एक्चुअल कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर लेना होगा। बट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस सिनेरियो में सबसे पहले लेंगे एसडीवी या फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो इससे अपने को मिल जाएगा 2। फिर 2 और 1 को कंपेयर करेंगे, यानी एक्चुअल कॉस्ट और 2 को कंपेयर करेंगे, और दोनों में जो हायर है उसको अपने ले लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन। क्या निकाल रहे, कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन निकाल रहे दोस्तों, भूल मत जाना, खो मत जाना, ठीक है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नहीं निकाल रहे, क्या निकाल रहे, कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन। चलो, अब ये थ्योरेटिकली बहुत ज्यादा पढ़ लिया, ठीक है। तुम लोग के लिए एक एम्प्टी एग्जांपल लेके आए हो, ऐसा एग्जांपल है जिसमें सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन कवर है और पूरा दिमाग की बत्ती खुल जाएगी, ठीक है। सब कैमरा ऑन करो, सब फोकस करो, पानी वानी पी लो, एकदम रेडी हो जाओ। ये वाले एग्जांपल खत्म करते ही पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आ जाओ पानी वानी पी लो, कैमरा ऑन कर लो, चलो। एम्प्टी एग्जांपल में एम्प्टी क्या है, तुमको मेरा नाम नहीं दिख रहा है क्या? ये क्या है, डेट है, ये फेयर मार्केट वैल्यू दिया है, वैल्यू 1/4/2001 का, ये एसडीवी दी हुई है अपने को 1/4/2001 की, ये परचेज प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पे अपने को कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन निकालना है। मोए मोए हो गया। ठीक है, अब आते हैं बोनस शेयर। बोनस शेयर को हमने परचेज किया था 4/2/1999 में, 4/2/1999 में। फेयर मार्केट वैल्यू है 2 लाख, एसडीवी ऑब्वियसली होगा नहीं, परचेज प्राइस कुछ होता नहीं है बोनस का। तो तुम्हारे हिसाब से कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन क्या होगा इसके लिए? तो हम देखेंगे बोनस शेयर जनरली नील होता है, बट अगर 1/4/2001 के पहले खरीदा है, सोचना सीख रहे हैं, हाँ दोस्तों, आंसर आता है अपने को, सोचना सीख रहे हैं कि सोचते कैसे हैं। 1/4/2001 के पहले खरीदा है तो अपने को लेना होता है फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001, दैट इज 2 लाख रुपीज। इजी, ओके। नेक्स्ट, गुडविल। गुडविल हमने खरीदा है 4/2/1999 में, परचेज प्राइस दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये परचेज्ड गुडविल है 1.5 लाख में, फेयर मार्केट वैल्यू है 2 लाख का। अब हम आ गए इंटेंजेबल एसेट। इंटेंजेबल एसेट में क्या 1/4/2001 वाला बेनिफिट अवेलेबल होता है क्या? द आंसर इज नो। यानी जो रोकड़ा दिया वही कॉस्ट बनेगी। तो रोकड़ा कितना दिया, 1.5 लाख दिया, तो 1.5 लाख विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन। ओके, नेक्स्ट, कॉपीराइट सेल्फ जनरेटेड। ओके, सेल्फ जनरेटेड कॉपीराइट है, आगे पढ़ू क्या, पढ़ने का जरूरत है क्या? नहीं, क्यों? बिकॉज सेल्फ जनरेटेड के लिए ऑलवेज कॉस्ट क्या होगी, नील होगी। सिल्वर यूटेंसिल 1 मार्च 2022, फेयर मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, परचेज प्राइस दिया हुआ है, ओके, तो ये अदर एसेट में फॉल करेगा। और इसके लिए अरे शाबाश शाबाश, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अरे मेरे को पोपट तो तुम लोग को बना दे दो, तुम लोग पहले ही आंसर दे रहे हो। सो द आंसर इज
नॉट एप्लीकेबल। क्यों? बिकॉज सिल्वर यूटेंसिल इज नॉट अ कैपिटल एसेट, एंड इफ इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट देन नो कैपिटल गेन। इफ नो कैपिटल गेन देन जरूरत ही नहीं है कैलकुलेट करने की, कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन निकाल के क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब बिल्डिंग वाला एग्जांपल, एवरीबॉडी फोकस ओवर हियर ना, यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। 1/3/1999 यानी 1/4/2001 के पहले का है। कितना है फेयर मार्केट वैल्यू? 10 लाख। एसडीवी है 9 लाख, परचेज प्राइस है 8 लाख। सबसे पहले 1/4/2001 यानी इस वाले चार्ट के इस वाले साइड में, इस वाले साइड में, ठीक है। इसमें अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ गया। इमूवेबल प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा? जनरली एफएमवी से कंपेयर तो करते हैं बट एसडीवी इज द लिमिटेशन। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू या एसडीवी विच एवर इज लोअर ले लेते हैं। तो अपने किया एसडीवी या फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज, क्या लेना है? लोअर लेना है। क्या लेना है? सॉरी सॉरी सॉरी, गलती 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 गलती। फेयर मार्केट वैल्यू, एक सेकंड देखने दो। लोअर 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 लोअर, ठीक है। फेयर मार्केट वैल्यू या एसडीवी विच एवर इज लोअर लेना है, यानी अपने को क्या लेना है यहाँ पे? 9 लाख, ठीक है। परचेज प्राइस कितना है? 8 लाख। तो एक्चुअल कॉस्ट या सेकंड में जो लोअर निकाला, ये दोनों में विच एवर इज हायर अपने को लेना है, और अपने लिए आंसर क्या आ जाएगा? 9 लाख का। इजी। क्या करना है? फेयर मार्केट वैल्यू एसडीवी विच एवर इज लोअर। अब जो फिगर आई उसको एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करेंगे और हायर वाली फिगर अपने ले लेंगे, ठीक है। अब शेयर की बात करते हैं। शेयर इज परचेज ऑन 1/4/1999, 1/4/2001 के पहले का परचेज है। तो क्या शेयर अगर 1/4/2001 के पहले हमने परचेज किया है तो क्या उसको बेनिफिट मिलेगा 1/4/2001 का? द आंसर इज यस, शेयर्स को मिलता है। तो अब क्या करेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू या एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज हायर, जो भी हायर होगा वो ले लेंगे, यानी 3,50,000। क्या लेंगे? 3,50,000। एवरीबॉडी क्लियर ये एग्जांपल से? ठीक है, तो मैं काम करता हूं, मैं इस एग्जांपल का आंसर इरेज कर देता हूं, ठीक है। ये एलएमएस जब शेयर करूंगा तो नोट डाउन कर लेना इसको अपने नोटबुक में, और एक बार इसको खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना, ठीक है। खुद से सॉल्व करने का ट्राई करोगे तो फिर अच्छे से इसको तुम ग्रैप्स कर पाओगे, ओके। अब कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन जैसे होता है ना, वो होता है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए हम इस तरह कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन निकाल देते हैं। जब भी लॉन्ग टर्म का सीन होता है ना, तब आता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन। ओ माय गॉड सर, इतना मुश्किल से तो कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन समझे आप, उसमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन अलग से समझना पड़ेगा क्या? तो आप लोग के लिए गुड न्यूज है, अलग से नहीं समझना है। जो कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन हमने निकाला वही कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन को अगर इंडेक्स कर देंगे तो वो बन जाएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन, ओके। यानी मान लो अगर अपनी कॉस्ट आती है 10 लाख रुपए की, ठीक है। अब अपने इसको इंडेक्स कैसे करेंगे? सर एलएमएस क्या है? एलएमएस ये है जो मैं जिस लिख रहा हूं इसको बोलते हैं, ठीक है। 10 लाख रुपए में अगर वो इंडेक्स करना है, मान लो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन आया 10 लाख, और याद रखना सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म में इंडेक्सेशन होता है, और अपने को लॉन्ग टर्म वाला एसेट मिला है, तो पहले नॉर्मल कॉस्ट निकालेंगे, अब उसको इंडेक्स करेंगे। उसको इंडेक्स करने के लिए क्या करेंगे? CII ऑफ करेंट ईयर डिवाइडेड बाई CII ऑफ परचेज वाला साल, जिस साल हमने परचेज किया। अभी बस इतना समझते, ठीक है। इन डेप्थ में इसको कल एनालिसिस करेंगे, अभी क्या समझेंगे? CII जिस साल परचेज किया था मल्टीप्लाई करेंगे CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, यानी करेंट ईयर अभी के लिए। अब ये फिगर फिक्स है और ये अमेंडमेंट भी है, 348। पहले 331 था, ठीक है, अब ये हो गया 348। तो 1 लाख इंटू 348 डिवाइड करेंगे उसको CII ऑफ ईयर ऑफ परचेज। एक शॉर्टकट बताता हूं, ऑलवेज मल्टीप्लाई विथ बड़ा वाला अमाउंट डिवाइड बाई छोटा वाला अमाउंट। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो समझेगा थोड़ी देर बाद। हमेशा मल्टीप्लाई बड़े वाले से ही होगा और डिवाइड छोटे वाले से ही होगा। अगर ये चीज माइंड में डाल लोगे तो गलती कभी भी नहीं करोगे एक फॉर्मूला में। मल्टीप्लाई बड़े वाले से, डिवाइड छोटे वाले से होगा, यानी ये छोटा, ये जो फिगर होगा ये ऑलवेज इससे छोटा होगा, 348 से छोटा होगा, ठीक। अब एक प्रॉब्लम यहां अराइज हुई कि अपने पास जो लिस्ट है ना CII की, वो शुरू होती है 1/4/2001 के बाद से।
तो व्हाट अबाउट 1/4/2001 और उसके पहले वाले ट्रांजैक्शंस? तो उनके लिए एक सिंपल लिमिट बता दी गई कि अगर तुमने 1/4/2001 के पहले कुछ भी परचेज किया है, या 1/4/2001 के पहले या 1/4/2001 में कुछ भी परचेज किया है, तो उसके सीसीआई ये फिक्स है, लर्न करना पड़ेगा, होती है कितनी? 100। कितनी होती है? 100। तो दो चीज लर्न करनी है। करंट वाला 348, अगर 1/4/2001 के पहले कुछ भी परचेज किया है किसी भी साल में, 1978 में, 1997 में, कभी भी परचेज किया है, तो उसकी सीआईए क्या होती है? 100। यानी आज जब भी डिवाइड करेंगे पुरानी चीजों को, तो किससे करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, बेस ईयर है 100। ओके, क्लियर? क्लियर? अब जो पढ़ा, ठीक है, मजा आ गया पढ़ के, बट क्या ये रेलिवेंट है कि नहीं ये जानना चाहते हो क्या? तो उसके लिए स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन हो जाए। चलो एक स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन हो जाए, मजा आ जाएगा। आ जाओ सब। ये है इलस्ट्रेशन नंबर 7। मैंने इलस्ट्रेशन हर एक के ऊपर लिख दूंगा, जैसे जब भी करूंगा, तो तुमको भी जब भी सर्च करना होगा तो उस चैप्टर में जाना और इलस्ट्रेशन देख लेना अगर तुमको जरूरत लगेगी तो। ओके, आ जाओ। अभी तक जो भी पढ़ा उसका पूरा निचोड़ है इस इलस्ट्रेशन में। ठीक है, बहुत मजा आएगा इस इलस्ट्रेशन में। एवरीबॉडी नोटबुक निकालो और कैलकुलेटर निकाल लो, कैलकुलेटर थोड़ा निकाल लो, कैलकुलेटर। हाँ, वेरी गुड। फर्स्ट टाइमर्स, ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो रही है? परफेक्ट, कुछ दिक्कत नहीं हो रही है ना? नो नो नो, ठीक है, समझ आ रहा है। ओके, चल अब करते हैं ये वाले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट जो भी अभी तक पढ़ा है ना, सब यूज होगा, सारा कॉन्सेप्ट। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस उषा परचेज्ड 1000 इक्विटी शेयर ऑफ एक्स प्राइवेट लिमिटेड, एन अनलिस्टेड कंपनी, एट अ कॉस्ट ऑफ 30 पर शेयर। ब्रोकरेज हमने दिया 1%। कब परचेज किया हमने? 1996 में। उसको बोनस मिला 100 शेयर का अगस्त 2000 में। शी अगेन गेट अ बोनस ऑफ 1100 शेयर्स फरवरी 2006 में। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ एक्स प्राइवेट लिमिटेड इज 80। अब मेरे को एक बात बता, क्या इतना डेटा पढ़ के कैपिटल गेन हो जाएगा? कैपिटल गेन लग जाएगा क्या? नहीं। कैसे लगेगा? कैपिटल गेन कब लगेगा? जब ट्रांसफर होगा। जब तक ट्रांसफर नहीं होगा तो ये सब डेटा सिर्फ नॉर्मल डेटा अपने लिए। अपने लिए इसका रेलेवेंस तब होगा जब ये ट्रांसफर होगा इसमें से कुछ भी। तो 1 जनवरी को उसने ट्रांसफर कर दिया। ध्यान से देखो, ऑल शेयर, सारे के सारे शेयर उसने ट्रांसफर कर दिए। कितने में कर दिए? 200 रुपए शेयर्स में किए हैं। ब्रोकरेज उसने पे किया है 2% का, 2% का ब्रोकरेज का पेमेंट हुआ है। अपने को कंप्यूट करना है कैपिटल गेन। असेसमेंट ईयर है देखो 24-25। सीआईआई मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स अपने को दिया है, देखो बेस फिगर के लिए 100 दिया हुआ है ना, 2001 2002 के लिए। फिर 2005 2006 का डेटा दिया। फाइनेंशियल ईयर 23 24 का दिया 348। ठीक। अब देखो ध्यान से देखना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। पहले पढ़ लो एक बारी, एक बार रुक जाता हूं, पढ़ लो एक बारी, रीड कर लो। ओरिजिनल शेयर है 1000, फिर बोनस मिला 100 का, फिर उसके बाद बोनस मिला 1100 का, और सारे शेयर बेच दिए। ओके, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो तुमको कोशिश करना है कि तुम बाइफरकेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर बाइफरकेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कंपैरेटिवली क्वेश्चन इजी हो जाएगा। कैसे? आओ दिखाता हूं। मेरे पास सबसे पहले क्या था? ओरिजिनल शेयर। कितने का था? 1000 का। ठीक है, ओरिजिनल शेयर था मेरे पास सबसे पहले 1000 का। फिर मेरे को मिला बोनस शेयर 100। फिर मेरे को एक बोनस शेयर मिला 1100 का। ठीक है, डेट कितना है? इसका डेट है मेरा 1996, इसका डेट है मेरा 2000, और इसका डेट है मेरा 2006। ओके, चलो यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉर्मल बस अभी जो भी क्वेश्चन पढ़ा उसको अपने बाइफरकेट करके कॉलम वाइज लिख दिया। अब मैंने क्या बोला? पूरा का पूरा कैपिटल गेन किस में समाया हुआ है? जो फॉर्मेट मैंने दिखाया था उस फॉर्मेट में समाया हुआ है। तो कैपिटल गेन का कोई भी क्वेश्चन आए ना, तुम पहले फॉर्मेट लिख लो, तो कभी भी गलती नहीं करोगे। फॉर्मेट को हमेशा
पूरा लिखना है, पूरा मतलब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस एक्सपेंसेस, उससे अपने को आएगा नेट सेल कंसिडरेशन, उसमें अपने माइनस करेंगे या तो कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन या तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन एज द केस में बी, एंड वी विल गेट द कैपिटल गेन। करेक्ट, इजी, ओके। अब एक क्वेश्चन, अनलिस्टेड कंपनी का शेयर है, तो बताओ इसके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या देखना होगा अपने को, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए 24, ओके। अब आते सबसे पहले ओरिजिनल शेयर की तरफ। ओरिजिनल शेयर को हमने बेच दिया क्या, हाँ हमने सारे शेयर 200 रुपए में करके बेचे 2% ब्रोकरेज के साथ। तो क्या ऐसे बोल सकता हूं क्या, 1000 इंटू 200 दैट इज 2 लाख रुपीज इज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, राइट। 2% ब्रोकरेज दिया तो ब्रोकरेज इज एन एक्सपेंस, तो इंटू 2% दैट इज 4000 रुपीज अपने क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो वी विल गेट 1,96,000। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे, अब ओरिजिनल शेयर है 1996 का, तो क्या 24 मंथ से ज्यादा हो गया क्या, अरे भाई बहुत ज्यादा हो गया, 24 मंथ से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा है। तो लॉन्ग टर्म है क्या, लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म है तो मतलब इंडेक्स करना होगा क्या, हाँ इंडेक्स करना होगा। इंडेक्स किसको करेंगे, कॉस्ट को करेंगे। कॉस्ट तो निकाल ले पहले, तो कॉस्ट कितनी है इसकी, 30 रुपीज इसकी कॉस्ट है, और ब्रोकरेज है इसमें 1% का, ठीक है। यानी 30 इंटू 1% प्लस किया, यानी 30.3 इज दी कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है, 30.3। 1996 में क्या शेयर, क्या ओरिजिनल शेयर को ये मिलता है क्या बेनिफिट फेयर मार्केट वैल्यू का, द आंसर इज यस, मिलता है, ओरिजिनल शेयर को बेनिफिट मिलता है। तो अपने क्या करेंगे, विच एवर इज हायर लेंगे, एंड हायर में क्या आ जाएगा 80, कितना 80, एवरीबॉडी 80 कैसा है समझ में आया, बिकॉज ओरिजिनल शेयर है, फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 का अपने कंसिडर कर सकते हैं, विच एवर इज हायर लेंगे तो हायर में आएगा 80। तो अब क्या करेंगे अपने, अब अपने इंडेक्स करेंगे इसको। इंडेक्स करने के लिए अपने करेंगे, कितना शेयर है अपने पास, 1000 शेयर है 80 रुपया करके, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जिस साल बेचा उस साल का सीआईआई मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब उस साल का सीआईआई अपने मल्टीप्लाई करेंगे, एक सेकंड क्या लिखा, 50 CA, 50 CA विपुल किसके लिए, कॉस्ट के लिए है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के लिए, तो ध्यान से देखो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, हम क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो 80 प्लस, नहीं नहीं प्लस 1% नहीं, 80, ठीक है। अब देखो 1000 इंटू 80 ये हुआ कॉस्ट। अब इसको करेंगे अपने इंडेक्स, कैसे इंडेक्स करेंगे, जिस साल बेचा उसका सीआईआई यानी 348, अब उसको डिवाइड करेंगे अपने। अब सिंस ये 1/4/2001 के पहले का फिगर है, कब का फिगर है, 1996 का फिगर है, तो डिवाइड किससे करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, अपने इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो कितना आएगा 100 इंटू 80 इंटू 348 डिवाइडेड बाई 100, तो अपना आ गया 2,78,400। अब इसको अगर अपने माइनस करते हैं 1,96,000 से, तो अपने को मिलेगा 82,400 का लॉस। क्या लॉस भी हो सकता है, हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। क्लियर, इजी, ओके। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इस बोनस शेयर की। 2000 का बोनस शेयर है मेरे पास। अब नहीं 2000 में अपने को बोनस शेयर इशू हुआ 100 का। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे, तो 100 इंटू 200 पर शेयर है, ठीक है। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आएगा, 20,000। क्या 20,000 आ रहा है सबका, 200 में बेचा, 100 शेयर थे, तो 100 इंटू 200, 20,000। इसमें से क्या माइनस करेंगे, ब्रोकरेज, ब्रोकरेज माइनस करेंगे तो कितना आएगा 40, 40 माइनस क्या, कितना आ गया 20,000 माइनस 40, तो अपना आया, सॉरी 40 नहीं 20,000,
400 400 400 400, हाँ जी 400, हाँ 400, ठीक है, इधर 40, ठीक है। तो 20,000 माइनस 400 तो हुआ अपना 19,600, ये हुआ अपना नेट सेल कंसीडरेशन 19,600। अब ध्यान से देखो, क्या ये जो बोनस शेयर मेरे को मिला था सन 2000 में, 2000 में जो अपने को बोनस शेयर मिला था, क्या वो बोनस शेयर को का कॉस्ट क्या लेंगे, नील लेंगे या फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे? तो अपने क्या लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू। क्यों फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे? बिकॉज वी हैव परचेज दिस बिफोर 1/4/2001, 1/4/2001 के पहले का परचेज है, इसीलिए अपने यहां पे क्या लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। वेरी गुड एवरीबॉडी। 80, तो 80 विल बी द कॉस्ट। तो 100 इंटू 348 इंटू 80, और इसको अपने डिवाइड करेंगे 100 से, सेम है एकदम डिट्टो सेम है, जो वहां था वही वाला है। तो 100 इंटू 348 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100, तो अपना हुआ 27,840। चलो ये कैलकुलेट मैं कर देता हूं, ये होगा 8,240, 8,240, एंड ये भी लॉस होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। एवरीबॉडी गॉट इट? इजी, सिंपल, ओके। अब बात करते हैं बोनस के लिए 2001 का बेनिफिट है, इफ इट इज परचेज बिफोर 1/4/2001, देन जो फेयर मार्केट वैल्यू है वही उसकी कॉस्ट हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं बोनस शेयर जो अपने को मिला था 2006 में, ठीक है, 2006 में एक बोनस शेयर अपने को मिला था 1100 का। इसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वही सेम होगा, 1100 इंटू 200 हुआ अपना 2,20,000, इसमें से अपने माइनस करेंगे ब्रोकरेज 2% का, सो वी विल गेट नेट सेल कंसिडरेशन कितना, 215,600, 215,600, ओके। नेक्स्ट, वाई वी आर कैलकुलेटिंग सेपरेटली अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। अब देखो, बोनस शेयर आफ्टर 1/4/2001, क्या उसका कॉस्ट नील होगा या फेयर मार्केट वैल्यू होगा? तो उसका कॉस्ट क्या होगा, नील होगा। तो अब कितना कैपिटल गेन आएगा, 215,600, ये भी लॉन्ग टर्म होगा क्या? हाँ लॉन्ग टर्म होगा, ठीक है, बिकॉज 24 मंथ से ज्यादा है, ओके। अब देखो जो लॉस था हमारा, क्या वो लॉन्ग टर्म लॉस लॉन्ग टर्म गेन से सेट ऑफ होगा? द आंसर इज यस, होता है। बाकी सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में अच्छे से पढ़ेंगे। तो 21,600 माइनस 8,240 माइनस 82,400, तो आया अपना कितना, 1,24,960 विल बी आवर नेट कैपिटल गेन, नेट कैपिटल गेन। गॉट इट एवरीबॉडी? इजी, सिंपल, ओके। सर अलग अलग क्यों किया? समझाने के लिए, एक साथ मर्ज कर देता तो समझ पाते क्या? नहीं समझ पाते, क्या लिया, किसका वैल्यू क्या लिया, कभी समझ नहीं आता, इसीलिए अलग अलग किया। क्या सर आईसीएआई भी अलग अलग करता है क्या, या आईसी या सीएमए इंस्टीट्यूट? द आंसर इज यस, वो लोग भी अलग अलग ही सॉल्व करते हैं। अब स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 7 खोल के देख लेना, ठीक है। डन, इजी। टफ लग रहा है क्या कैपिटल गेन? नहीं है ना, एकदम भी टफ नहीं है ना, नहीं है, नहीं है ही नहीं। अलग करने से इजी होगा एंड राइट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट होना इज इंपॉर्टेंट। फास्ट करना इज इंपॉर्टेंट, बट राइट करना इज उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये फर्स्ट का 80 बता दो कैसे आया? फर्स्ट का 80 तो बहुत इजी है, फर्स्ट वाला ओरिजिनल शेयर है, ओरिजिनल शेयर के लिए 1/4 2001 का बेनिफिट अवेलेबल होता है। तो अपने क्या करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। तो एक्चुअल कॉस्ट है 30 प्लस 1%, और फेयर मार्केट वैल्यू है 80, तो विच एवर इज हायर में कॉस्ट क्या आएगा, 80 आएगा। 80 में ब्रोकरेज ऐड इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज 80 फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब फेयर वैल्यू ऑलरेडी बता दिया है, उसमें सारे कॉस्ट जो भी है वो सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है। तो फेयर मार्केट वैल्यू मतलब फेयर वैल्यू है ये, 80 मतलब 80 है, फिर उसमें और कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। चाहो तो साइड में बाद में लिख लेना यहाँ पे,
जब नोट अपना करोगे तो यहाँ पे इसको लिख लेना। ठीक है, ओके ओके। 2000 वाला शेयर, 2000 वाला बताया ना शेयर, 2000 वाला शेयर है ही कहाँ, 2000 का कोई शेयर ही नहीं है। 1000, 100 और 1100। चलो, ये करके तो बहुत मजा आया। तो क्या एक चीज और ट्राई करना चाहोगे क्या तुम लोग? करोगे? करोगे ट्राई? हाँ सर, सर प्लीज हम लोग को दीजिए ना, हम लोग ट्राई करना चाहते हैं सर, आप हम लोग से नहीं करेंगे तो हम आपसे नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं, नाराज नहीं होते। ये लो, इलस्ट्रेशन नंबर 8 इज ऑल योर्स, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस सेशन। गो हेड। कैलकुलेटर वापस यूज करो, 2 लाख वाला वापस से बताओ, बताता हूँ। फेयर मार्केट वैल्यू पे कभी भी ब्रोकरेज नहीं लगाएंगे अपने, जब भी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 लेंगे तो ब्रोकरेज इंक्लूड नहीं करेंगे। 2000 अगस्त शेयर। ठीक है, देखते हैं एक बार ये वाला क्वेश्चन पहले ट्राई करो, उसके बाद देखते हैं क्या बोल रहे हो तुम। ठीक है, छोड़ो, एक बार तुम लोग ये वाला पहले ट्राई करो, ये इजी है क्वेश्चन। सर इस तरह तो डीटी हमने कभी पढ़ा ही नहीं सर, आप थोड़ा देर शांत रहेंगे तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना। मिस्टर आर होल्ड्स 1000 शेयर इन स्टार माइनस लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी, acquired in the year 2001 2002 at a cost of 75,000। उसको राइट मिला है अगस्त में, 160 में वो चाहे तो खरीद सकता है शेयर को। रीड कर रहा हूं बस। राइट क्या है? 2 फॉर एवरी 5। 50% राइट वो खुद होल्ड करता है, बाकी वो रिनाउंस कर देता है बैलेंस राइट। मिस्टर क्यू को करता है 30 रुपए में। ऑल शेयर, ऑल शेयर आर सोल्ड बाय मिस्टर आर 300 में, एंड मिस्टर क्यू भी अपने सारे शेयर बेच देते हैं 280 पे। अपने को कैपिटल गेन निकालना है आर का और क्यू का। एवरीबॉडी जस्ट गिव इट अ ट्राई, एक बार ट्राई करो, फॉर्मेट एटलीस्ट लिखो। दोनों का फॉर्मेट तो अपने लिख ही सकते हैं, आर का और क्यू का। ऑल शेयर लिखा है, ध्यान से देखो, ऑल शेयर मतलब सब कुछ बेच रहा है वो, सब कुछ।
हुआ दोस्तों? कर रहे सर, कर रहे सर। रिकॉर्डिंग वालों कर लो, आगे मत बढ़ाओ। एक आंसर आ गया मेरे पास, दो आंसर आए हैं। चलो ट्राई करता हूँ, ठीक है। आ जाओ एवरीबॉडी। वेट वेट सर, वेट सर। मिस्टर क्यू का एलटीसीजी तो नहीं आएगा, ये तो कंफर्म है। चलो लेट्स डू। हाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सर रुकिए ना, हम लोग को करने दीजिए सर, प्लीज। एवरीबॉडी सब ट्राई करो, करने से ही हो पाएगा, देखने से नहीं होगा। और तुमको अगर लगता है तुम ऊपर ऊपर से ऑडिट करके चले जाओगे मार्क्स आएगा, नहीं आएगा। ऊपर से ऑडिट करके तुम ऑडिट में जाओगे तो मार्क्स नहीं आएगा, तो डीटी में कहां से आएगा? चलो लेट्स डू इट। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर आर की। मिस्टर आर ने दो काम किए। सबसे पहले बात है, उसके पास जो ओरिजिनल शेयर है, मिस्टर आर क्या कर रहा है, क्या हो रहा है? मिस्टर आर, ठीक है। मिस्टर आर क्या कर रहा है? सबसे पास उसके पास एक ओरिजिनल शेयर है, जो कि है कितना, 75,000 का। ओके। फिर उसको राइट ऑफर मिला है 160 शेयर का, करेंट ईयर में मिला है, 2 for every 5, जिसमें 50% राइट वो रखता है, 50% वो रेनाउंस कर देता है, और फिर वो सारे शेयर बेच देता है। सबसे पहली बात देखो उसके पास कितने शेयर है। सबसे पहली बात, उसके पास ओरिजिनल शेयर था। हाँ ओरिजिनल शेयर था। ओरिजिनल शेयर उसके पास कितने थे? 1000 शेयर थे ओरिजिनल शेयर। बेचा कितना इसने? मिस्टर आर ने 300 में सारे शेयर बेचे। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो जाएगी? 1000 इंटू 300, दैट इज 3 lakhs। हो गया? ओके। फिर क्या हुआ इसमें? फिर हुआ इसमें, अपने माइनस करेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंस ये हमेशा लिखना, ठीक है, कुछ है नहीं तो भी लिखना है। नेट सेल कंसिडरेशन 3 lakhs। अब इसमें से लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन। क्यों? बिकॉज शेयर कब का है? 2001 2002, यानी 24 महीने से ज्यादा है। तो अब इसको इंडेक्स करेंगे तो इसका कॉस्ट कितना है? 75,000। ओके, तो हम किया 75,000। अच्छा मान लो अगर यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू दिया होता 80,000 एज ऑन 1/4/2001, तो अपने फेयर मार्केट वैल्यू लेते ना फिर, 80,000 लेते ना फिर। हाँ हाँ नहीं, बिकॉज बिफोर 1/4/2001 के लिए बेनिफिट होता है, ये तो आफ्टर वाला केस चल रहा है, ठीक है, डेट का ध्यान रखना सब। तो 75,000 है। अब इसको इंडेक्स करेंगे 348 से। एंड सिंस 1/4/2001 दिया भी हुआ है, 100 दिया हुआ है, 2001 2002 का 100 होता है, तो हमने लिया 100। तो कितना आया? 75,000 इंटू 348 डिवाइडेड बाई 100, तो आया 2,61,000। करेक्ट? हाँ, 3 लाख माइनस 261, तो आया 39,000। एवरीबडी 39,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है सबका? आ गया? ओके। अब देखो दूसरी चीज क्या हुई है। राइट शेयर भी इसने बेचा, राइट सेम ईयर में अपने को मिला है। राइट शेयर इसने बेचा। कितना राइट इसको मिला था? इसको मिला था 1000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, 400 शेयर का राइट मिला था, जिसमें से 50% रिनाउंस किया, 50% खुद रखा था। यानी 200 शेयर इसके पास थे जिसको इसने सेल किया है। कितने में सेल किया इसने? 300 में सेल किया है। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी बनेगी? 200 इंटू 300, दैट इज 60,000। एक्सपेंसेस कुछ नहीं है, 60,000 ही होगा। क्या इंडेक्स करेंगे क्या? द आंसर इज नो, इंडेक्स नहीं करेंगे। इंडेक्स क्यों करेंगे इसको?
शॉर्ट टर्म है ना, शॉर्ट टर्म इंडेक्स नहीं होता है। तो कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन इसका क्या निकलेगा, जो भी हमने पैसा पे किया कंपनी को हमने कितना पे किया होगा 160, कंपनी को हमने कितना पे किया 160, तो अपने क्या करेंगे 200 इंटू 160, तो 200 इंटू 160 किया तो कितना आया 32,000। अब 32,000 है अपने लिए, माइनस किया 60,000 से तो अपना आ गया 28,000 STCG। एवरीबॉडी क्लियर है, इजी है, ओके सिंपल है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब एक और काम इसने किया है मेरे भाई, इसने रेनाउंस किया है, यानी इसने मिस्टर क्यू से रुपए लिए हैं। कितने रुपए लिए हैं इसने 30 रुपीज पर शेयर। कितना रेनाउंस किया 200, तो 200 रेनाउंस किया तो 200 इंटू 30 किया हमने, तो ये स्ट्रेट अवे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा 6,000 का। फॉर्मेट बना लेना, फॉर्मेट सेम रहेगा, 6,000 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन निल, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया 6,000 का। अब इसको टोटल कर देंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, ये और ये लॉन्ग टर्म हो गया। दोनों का रेट अलग होता है, दोनों को मर्ज मत कर देना, ठीक है, गलती से भी मर्ज मत करना, ओके। अब मिस्टर क्यू की बात करते हैं, तो मिस्टर क्यू ने सेल कर दिया शेयर को। अब मिस्टर क्यू के लिए देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी यहाँ पे, ठीक है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस एक्सपेंसेस, नेट सेल कंसिडरेशन लेस कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन। ड्यूरिंग द ईयर की बात चल रही है तो लॉन्ग टर्म होगा नहीं, शॉर्ट टर्म ही होगा, ओके। मिस्टर क्यू को कितने शेयर दिए गए थे 200 शेयर दिए गए थे, इसने 200 शेयर कितने में बेच दिए 280 में सेल कर दिया, तो 200 इंटू 280 56,000 पे। एक्सपेंसेस कुछ लगा इसका नहीं लगा, नेट सेल कंसिडरेशन कितना हुआ 56,000। कॉस्ट कितनी हुई, तो याद करो हमने कॉस्ट के लिए क्या बोला था, जो पर्सन रिनाउंस में लेता है जितना पैसा वो कंपनी को दिया प्लस जितना पैसा वो शेयर होल्डर यानी मिस्टर आर को दिया, यानी 30 तो वो आर को दिया वो वाला, और 160 जो वो कंपनी को पे किया वो वाला, यानी 160 प्लस 30 हो गया तुम्हारा 190, एंड 190 मल्टीप्लाइड बाई 200 इज 38,000, तो आया 38,000। एड ऑन किया 56,000 इसमें, तो अपना बना 18,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एवरीबॉडी गॉट इट। अभी तक जितना हमने पढ़ा वो सारी चीजें हमने इसमें मर्ज कर दी है। डाउट है रोहित, रुक जाओ, क्लास के बाद लेते एक ही साथ, ओवर ही होने वाला है क्लास। गजब क्वेश्चन है, नीड टू प्रैक्टिस दिस अगेन, ऑब्वियसली यू हैव टू प्रैक्टिस इट, तभी तो इसमें डाले हैं। होमवर्क क्लास वर्क वापस से एक बारी बनाना ही बनाना है, ठीक है। मेरा रिनाउंस वाला रह गया था, हाँ पता है इसमें गलती होगा, तभी तो इस क्वेश्चन को लिए हैं, ओके। मजा आया क्वेश्चन बना के? क्या डीटी को कभी ऐसे पढ़ा था क्या इसके पहले? नहीं सर, डीटी को कभी भी इसकी तरह पढ़ा ही नहीं, ओके। ओके दोस्तों, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। यूट्यूब पे देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, और क्लासेस अभी तक नहीं लिया तो क्लासेस जाके ले लेना, और जो डेमो देखना है वो लोग भी क्लासेस ले लेना, क्लासेस लेना बिल्कुल भी भूलना नहीं। अच्छे से अपने डीटी को कवर अप करेंगे और पूरे डीटी को अपने खत्म करेंगे इसी तरह से क्वेश्चन आंसर बनाते हुए। कल मिलते हैं अपने, कल अपने करेंगे कैपिटल गेन का पार्ट 2, एंड मॉर्निंग में कल अपने मिल रहा है आईडीटी करेंगे, कल आईडीटी में आरसीएम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।